प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए। अध्याय 157। मैं ही हूँ वो गुरु देवांश जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अगर हिम्मत है तो आकर मुझे कुचल दे। अखाड़े में छाई खामोशी के बीच देवांश ठाकुर का अपनी जगह से खड़ा होना और बोलना तुरंत ही सबकी नजरों का केंद्र बन गया। सारे दर्शक देवांश की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वे गुरु देवांश को ढूंढ रहे हैं तो यह नौजवान खड़ा होकर अपनी शान क्यों बघार रहा है। उनके दिलों में गुरु देवांश की छवि 70 या 80 साल के किसी बुजुर्ग की थी, जिनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज होना चाहिए, वरना वो महागुरु कहलाने के लायक कैसे हो सकते हैं। इसलिए जब उन्होंने देवांश की कम उम्र देखी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यही गुरु देवांश है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी की मार धाड़ देखकर इसका दिमाग चल गया हो, या फिर यह रिया कपूर के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका दिल जीत सके। अबे गधे, तू खड़ा तो हो गया, लेकिन अब यहाँ लाशें बिछने वाली हैं। रिया कपूर का दिल जीतकर अब क्या उखाड़ लेगा। देवांश के बगल में बैठे रोहन देशमुख की आंखें तो जैसे बाहर ही निकल आईं। घबराहट में उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर देवांश को खींचने की कोशिश की। देवांश, ये क्या कर रहा है? चुपचाप नीचे बैठ जा, वो मुझे ढूंढ रहा है, मैं उसे पीटने जा रहा हूँ। देवांश के चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी। भैरव सिंह का उसे गाली देना एक बात थी, लेकिन उसकी पत्नी, बच्चे और बुजुर्गों को बीच में घसीटना, ये वो बात थी जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तू पागल हो गया है क्या? वो लोग गुरु देवांश को ढूंढ रहे हैं, इसमें तेरा क्या काम? देवांश, अपनी तशरीफ नीचे टेक। रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खड़ा हो गया और देवांश के कंधे को दबाकर उसे वापस बिठाने की कोशिश करने लगा। बदकिस्मती से उसने कितनी भी कोशिश कर ली, वो देवांश को इंच भर भी नहीं हिला सका। वो इतना परेशान हो गया कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। इस बीच देवांश के आसपास बैठे रॉकी साल्वी और अन्य लोग जैसे ही देवांश खड़ा हुआ और बोला, चूहों की तरह डरकर किनारे दुबक गए। उन्हें डर था कि कहीं देवांश के साथ वो भी लपेटे में न आ जाएं। रॉकी साल्वी, जो पहले अखाड़े को हिकारत से देख रहा था, अब अखाड़े में मौजूद लोगों से ऐसे डर रहा था जैसे वो आदमखोर शेर हों। और वो 4 बॉडीगार्ड्स जो पहले उनकी निगरानी कर रहे थे, उन्होंने न केवल रॉकी और बाकियों को नहीं रोका, बल्कि खुद भी अनजाने में कई कदम पीछे हट गए, मानो कह रहे हों, इस बेवकूफ़ का हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो बस इत्तेफाक से यहाँ खड़े थे। मास्टर भैरव, प्लीज़ हमें गलत मत समझना। ये देखकर देवांश ने रोहन की ओर देखकर मुस्कुराया। मैं ही वो गुरु देवांश हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। तू साला, तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरा नाम देवांश होने से तू गुरु देवांश बन जाएगा? तू कितने पानी में है यह मुझे अच्छे से पता है ना? रोहन चिल्लाया। फिर जैसे उसे अचानक कुछ समझ आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो देवांश को घूरने लगा। वो 10 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट क्या तूने असली गुरु देवांश के साथ साइन किया था? तूने कहा था कि तू यहाँ लड़ने आया है, लेकिन असल में तू उसका बलि का बकरा बनने आया है। रोहन को लगा कि उसने सच का अंदाजा लगा लिया है और उसे पूरा यकीन था कि यही सच है। उस असली गुरु देवांश ने भीमा को मारने के बाद ये जान लिया होगा कि इससे भैरव सिंह का बदला भड़केगा, इसलिए उसने पहले ही एक बलि का बकरा ढूंढ लिया। देवांश 10 लाख में उसकी जान खरीदी और उसे यहाँ लड़ने भेज दिया, अपनी जगह मरने के लिए। हाँ, यही सच होना चाहिए। उस पल रोहन को अपने सामने खड़ा देवांश बेहद महान लगने लगा।
भले ही वो पहले एक शराबी और जुआरी रहा हो, लेकिन पीहू की बीमारी ठीक करने और अपनी पत्नी को बेहतर जिंदगी देने के लिए उसने अपनी जान बेचने में भी संकोच नहीं किया। वो मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। रोहन, जो पहले इस सब का भांडा फोड़ना चाहता था, अचानक खुद को कुछ भी बोलने में असमर्थ पाने लगा, क्योंकि अगर उसने पोल खोल दी तो शायद पर्दे के पीछे छिपा वो गुरु देवांश न केवल देवांश को बाकी पैसे देने से मना कर देगा, बल्कि उसकी पत्नी और बच्चों के पीछे भी पड़ सकता है। ये पैसा उसके भाई ने अपनी जान के बदले कमाया था। वो अपने जिगरी यार की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दे सकता था, लेकिन अपने भाई को यूं मौत के मुंह में जाते देखना और कुछ न करना, ये भी उससे नहीं हो रहा था। एक पल के लिए दो रास्तों के बीच फंसा रोहन। उसे लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। देवांश को भी लगा कि वो पागल हो जाएगा। मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि तेरी सोच इतनी नई और हटके है। ये सब कल्पना कर लेने के लिए तुझे तो स्क्रीन राइटर बन जाना चाहिए। बोलने के बाद देवांश मुस्कुराया, धीरे से रोहन का हाथ अपने कंधे से हटाया और अखाड़े की ओर बढ़ चला। बस कुछ ही शब्दों में दर्शकों के होश ठिकाने आ गए थे। जैसे ही देवांश उनके पास से गुजरा, कुछ हमदर्द दर्शकों ने दबी जुबान में देवांश को सलाह दी, नौजवान, बेवकूफ़ी मत कर, एक पल के जोश में अपनी जान मत गंवा। आजकल के नौजवान नाम कमाने के चक्कर में सच में कुछ भी कर गुजरते हैं। ये भी नहीं सोचते कि कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। बेटा, इस दादी की बात मान, जल्दी से वापस जा और बैठ जा, कोई तुझे डरपोक नहीं समझेगा। लेकिन देवांश ने अनसुना कर दिया और जानबूझकर धीमी की गई आवाज़ों के शोर के बीच धीरे धीरे अखाड़े पर चढ़ गया। तभी अखाड़े के इस तरफ खड़े यशवर्धन खन्ना ने देवांश को पहचाना। वो अभी तक बहुत दूर थे, बस धुंधला सा लग रहा था कि जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन यकीन नहीं था। देवांश को पहचानने के बाद यशवर्धन ने नागपुर के बड़े रसूखदार होने की परवाह नहीं की और सीधे दौड़कर देवांश का रास्ता रोकते हुए धीमी आवाज में पूछा, मरना चाहता है क्या? ये कैसा मौका है और तू किस पचड़े में पड़ रहा है? जिंदा नहीं रहना क्या? अपनी बातों में यशवर्धन का चेहरा एक सीनियर की चिंता से भरा था। यही वो पल था जब देवांश को लगा कि यशवर्धन एक ठीक ठाक इंसान है। आखिरकार भैरव सिंह के सामने उसे रोकना यशवर्धन के लिए मुसीबत बन सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। वो मुझे ढूंढने के लिए इतना उतावला है, अगर मैं नहीं आया तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बकवास बंद कर, मास्टर भैरव गुरु देवांश को ढूंढ रहे हैं, इसमें तेरा क्या लेना देना? देवांश, यशवर्धन ने डांटा। मैं ही गुरु देवांश हूँ। अगर तू गुरु देवांश है तो मैं परम महागुरु हूँ, यशवर्धन चिल्लाया। फिर उसने अपना लहजा बदला और संजीदगी से समझाया, मुझे पता है तूने मुझे जलील होते हुए देखा, इसलिए तू ऊपर आकर मेरी थोड़ी साख बचाना चाहता है, ताकि मैं तुझे पसंद करूं और अपनी बेटी के साथ तेरे रिश्ते के लिए मान जाऊं। मैं तेरे इरादों की कद्र करता हूं। अगर मैं इस बार जिंदा वापस लौट पाया तो मैं अपनी बेटी के साथ तेरे रिश्ते में टांग नहीं अड़ाऊंगा। लेकिन ये भैरव सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके नाम से ही पता चलता है कि उसकी ताकत पहाड़ हिलाने और समुद्र भरने वाली है। क्या हम जैसे आम इंसान उसका मुकाबला कर सकते हैं? तेरे और मेरे जैसे 100 लोग भी मिलकर उसकी एक छोटी उंगली के बराबर नहीं हैं। अंकल की बात सुन, बाद में मेरे साथ चलकर मास्टर भैरव से माफी मांग लेना और फिर जल्दी से वापस चले जाना। चिंता मत कर, मास्टर भैरव जैसा बड़ा आदमी तुझ जैसे छोटे मोटे कीड़े पर ध्यान नहीं देगा। बस थोड़ा झुक जाना, समझा? यशवर्धन ने पहले ही देवांश के लिए बचने का रास्ता सोच लिया था और इस लड़ाई के बाद उसे ये भी एहसास हो गया था कि उसकी बेटी को किसी महान पुरुष से शादी करना जरूरी नहीं है। जब तक वो उसे पसंद करती है, चाहे वो महाराष्ट्र का होनहार नौजवान हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देवांश यशवर्धन का ये भावनात्मक प्रवचन सुनकर इस आदमी के लिए अपनी सारी बची खुची हमदर्दी खो बैठा, जो कल्पना करने में रोहन से भी 2 कदम आगे निकला, जबकि अभी थोड़ी देर पहले उसे लगा था कि यशवर्धन समझदार है। मैं उससे माफी मांगूं, क्या वो इस लायक है? देवांश ने पलटकर जवाब दिया, फिर यशवर्धन को नजरअंदाज करते हुए सीधे आगे बढ़ गया। ये देखकर यशवर्धन ने ठंडी सांस ली और हिकारत से कहा, घमंड कर ले, देखता हूं कब तक तेरा ये घमंड टिकता है। मैंने भलाई में तुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन तुझे अपनी भलाई ही नहीं सूझती। यमराज के रास्ते पर जाकर मेरी बात न मानने का पछतावा मत करना। देवांश, जिसकी पीठ यशवर्धन की तरफ थी, ने लापरवाही से हाथ हिलाया और मजे से कहा, तुम्हारी नजरों में वो एक खौफनाक बला है, लेकिन मेरी नजरों में वो बस एक थप्पड़ का मेहमान है। खून बेशर्मी से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देखता हूँ तू थोड़ी देर में कैसे मरेगा। अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में नहीं दिया, वरना वो पक्का तेरे साथ डूब मरती। यशवर्धन ने गुस्से में कहा। देवांश की हरकत पर वो अधमरा हो रहा था। देवांश ने कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। जब वो जमीन पर लेटे शंकर काका के पास से गुजरा तो शंकर काका, जिनके मुंह के कोने से खून बह रहा था, ठंडी सांस लिए बिना न रह सके। तुझे जनरल खन्ना की बात सुन लेनी चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी मास्टर भैरव के वार को नहीं झेल सका।
तुझे क्या लगता है तू कर पाएगा? देवांश ने ये सुना और रूखेपन से जवाब दिया, मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम मेरे तरीकों को नहीं जानते तो अपने सीमित नजरिए से मेरे काम करने के ढंग का अंदाजा मत लगाओ। हे, अपनी औकात से बाहर जा रहा है। मैं यहीं लेटकर देखूंगा कि मास्टर भैरव तुझे कैसे मक्खी की तरह मसलते हैं। शंकर काका को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उन घमंडी और बात न मानने वाले नौजवानों से थी। वे खुद को आसमान समझते हैं, लेकिन उनकी जान कागज जितनी पतली होती है। उन्होंने 60-70 साल की उम्र देखी थी, उन्होंने ऐसे बहुत से लोग देखे थे। देवांश ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ गया। रिया कपूर इस पल खुशी से भरे चेहरे के साथ ऊपर आई और चहकते हुए देवांश से बोली, तुम वहां क्यों बैठे थे? मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा और सोचा कि तुम नहीं आ रहे। उसका कोमल लहजा बिल्कुल प्यार में पड़ी लड़की जैसा था, जो उसके आम दबंग अंदाज से बिल्कुल अलग था। इस नज़ारे ने वहां मौजूद सभी लोगों को सन्न कर दिया। क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? केवल यशवर्धन और शंकर काका ने ठंडी सांस ली, मन ही मन सोचते हुए, सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि रिया कपूर शायद देवांश की रग रग से वाकिफ है और देवांश भी उस रिया कपूर को गहराई से समझता है। अलीशा रॉय हालांकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रिया कपूर देवांश के साथ इतनी घुल मिल जाएगी, और उसकी बातें तो जैसे उससे फ्लर्ट कर रही थीं, जिससे तुरंत उसके तन बदन में आग लग गई। देवांश, एक जुआरी, शराबी और घटिया आदमी, रिया कपूर की नजरों में इतना ऊपर कैसे उठ सकता है? देवांश मुस्कुराया, ऊपर देखा और अपनी थोड़ी से सामने वाले ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कुछ ऐसा कहा जो रिया को समझ नहीं आया। पहाड़ को मशहूर होने के लिए ऊंचा होने की जरूरत नहीं, अगर उस पर कोई सिद्ध पुरुष रहता हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस चोटी पर कोई अमर आत्मा रहती है? हैं? रिया उलझन में दिख रही थी। देवांश फिर मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोला, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए पहाड़ी चोटी का नज़ारा देख रहा था। अखाड़े में क्या हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम देर में मामला ऐसा हो जाएगा। रिया ने ये सुना, माथे पर शिकन डाली और पहाड़ी चोटी की दिशा में देखा। बादलों और धुंध के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा और समझ नहीं पाई कि देवांश को वहां इतनी देर तक घूरने में क्या दिलचस्प लगा। खैर, उस्ताद के काम हमेशा अजीब होते हैं, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा। इसके बजाय उसने लाचारी से कंधे उचकाए, कोई चारा नहीं, ये भैरव सिंह उतना ही मशहूर है जितना बाबा काल भैरव, और उसकी ताकत शायद बाबा काल भैरव से भी ज्यादा हो। ये सामान्य है कि मास्टर वाघ और बाकी लोग उसे नहीं हरा पाए। ठीक है, मैं जाकर उसे मार देता हूँ, देवांश ने हल्के में कहा, फिर सीधे भैरव सिंह की ओर चल दिया। कौन है तू? मैं भैरव सिंह, गुमनाम लोगों को नहीं मारता। भैरव सिंह ने देवांश को ऊपर से नीचे तक देखा, उस पर किसी मार्शल आर्टिस्ट का कोई नामो निशान न पाकर उसे बस एक आम आदमी समझा। इससे पहले कि देवांश जवाब दे पाता, पास ही खड़ी अलीशा रॉय ने जल्दी से बीच में टांग अड़ाई। ये वही आदमी है जिसने अभी मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, यशवर्धन की शाह पर। असल में ये बस एक शराबी और जुआरी है, एक नंबर का लुच्चा, एक आम आदमी। भैरव सिंह ने यह सुनकर अपनी भौहें से कुड़ी, तू मेरे हाथों मरने के काबिल नहीं है। जब तक मेरा मूड अच्छा है, मैं मान लेता हूं कि मैंने वो गुस्ताखी भरे शब्द नहीं सुने जो तूने अभी कहे थे। दफा हो जा, वरना मैं तुझे एक चुटकी में मसल सकता हूं। ये सुनकर अलीशा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो नहीं चाहती थी कि देवांश बस ऐसे ही मर जाए, वो उसे जिंदा रखना चाहती थी और धीरे धीरे तड़पाना चाहती थी, उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर करना चाहती थी, लेकिन मौत न मिले। देवांश अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा रहा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी, बच्चे और बुजुर्गों को कत्ल करने की जो बात कही, मैं उसे अनसुना करने का नाटक नहीं कर सकता। क्या तुम अपने भाई का बदला नहीं लेना चाहते? तो कान खोलकर सुन लो, मैंने ही भीमा को मारा था और मैं ही वो गुरु देवांश हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अगर गुर्दा है तो आ और मुझे कुचल दे। अध्याय 158, भागने की कोशिश। क्या मैंने इजाजत दी? तुझ में एक मार्शल आर्टिस्ट का एक अंश तक नहीं है। क्या तू खुद को गुरु देवांश कहलाने के लायक भी है? भैरव सिंह ने हिकारत से हंसा, फिर दर्शकों की सीटों के एक कोने की ओर इशारा किया। मैंने उस लड़के के साथ तेरी बातचीत बहुत साफ सुनी। मुझे पता है कि तू बस एक बलि का बकरा है जिसे असली गुरु देवांश ने खरीदा है, लेकिन चूंकि तूने मेरा इतना अपमान किया है, भले ही तू कोई अरागैरा हो, मास्टर भैरव को तुझे मारने में क्या हर्ज है? इसके साथ ही भैरव सिंह की आकृति कौंधी और उसने सीधे देवांश पर एक मुक्का जड़ा। यशवर्धन और शंकर काका ने आह भरी, अफसोस जताते हुए कि वो लड़का अंततः अपने ही घमंड में बर्बाद हो गया। काका मोहन ने भी सिर हिलाया, आह भरते हुए कहा, यहाँ तक कि मैं भी मास्टर भैरव का मुकाबला नहीं कर सका, तू क्या कर पाएगा बच्चे? हालांकि अलीशा थोड़ी निराश थी, लेकिन वो मास्टर भैरव के मुंह से देवांश का सिर फटते देखने के लिए बहुत उत्सुक भी थी। केवल रिया कपूर अपने हाथ बांधे खड़ी थी, शांति से सब कुछ देख रही थी। उसके होंठों पर एक मुस्कान खेल रही थी, उसकी आंखें हिकारत से भरी थीं। क्या हुआ अगर वो बाबा काल भैरव जितना मशहूर है?
मास्टर वाघ उसके सामने एक चाल भी नहीं टिक पाए और तुम अभी भी उसे मारना चाहते हो। हाँ, तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो। भैरव सिंह की आकृति पलक झपकते ही पहुंच गई। उसका मुक्का एक छोटे पहाड़ जैसा था, जिसमें इतना भयंकर वार था कि वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर जलन होने लगी। सबके दिमाग में बस एक ही तस्वीर उभरी, जमीन पर गिरकर फटता हुआ एक तरबूज। हालांकि ठीक जैसे ही वो मुक्का देवांश के सिर पर लगने वाला था, उसका दाहिना हाथ जो उसकी जेब में था अचानक किसी अज्ञात पल बाहर आया और फिर केवल एक तर्जनी उंगली से उसने मुक्के के सामने उसे आसानी से रोक दिया। दर्शक रॉकी साल्वी पहले तो जमा रह गया, फिर अपनी ठुड्डी वापस खींची और धीरे से सवाल किया, क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर भैरव ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई? मानो उसकी बातों की सच्चाई साबित करने के लिए रॉकी साल्वी के बोलते ही सभी ने साफ देखा कि देवांश के पीछे का मंच एक दिखाई देने वाली गति से तेजी से टूट रहा था। बस एक सांस में ये दरार 2 मीटर चौड़ी और लगभग 100 मीटर लंबी खाई में बदल गई, मंच के किनारे को तोड़ते हुए और जमीन पर और 40 से 50 मीटर तक फैल गई। अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला यही वो पल था जब उन्हें आखिरकार समझ आया कि भैरव सिंह को पर्वत हिलाने और समुद्र भरने वाला क्यों कहा जाता है। इतनी ताकत से कौन सा पहाड़ नहीं हिलाया जा सकता, कौन सा समुद्र नहीं भरा जा सकता। रोहन देशमुख ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया, इससे पहले कि वो धीरे से अपना सिर घुमाकर रॉकी साल्वी से पूछे, तू इसे पूरी ताकत नहीं लगाना कहता है? ये सुनकर रॉकी साल्वी जमीन पर धम से गिर पड़ा। उसकी पतलून पहले डर से गीली और गर्म महसूस हुई, फिर काफी उदासी छा गई। एक मुक्के के बाद भैरव सिंह अपनी भौहें सिकुड़ने से नहीं रोक सका, फिर बार बार पीछे हटा, बिना किसी खरोंच के खड़े देवांश को हैरान नजरों से देखते हुए। उसे कुछ नहीं हुआ। क्या तुम सच में गुरु देवांश हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी को एहसास हुआ कि वो लड़का पहले घमंड नहीं कर रहा था, बल्कि सच में वही महान गुरु देवांश था। यशवर्धन और शंकर काका ये नज़ारा देखकर अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े रह गए, काफी देर तक उबर नहीं पाए। अलीशा हक्की बक्की रह गई, डर की लहरें उठी और तुरंत उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। दूसरी ओर रोहन ने अविश्वास के भाव से देवांश को देखा, बड़बड़ाते हुए, तो वो पागल नहीं है, वो सच में लड़ने आया था। देवांश ने भैरव सिंह को नजरअंदाज किया, इसके बजाय अपना सिर घुमाकर रोहन को देखा, मुस्कुराते हुए, ध्यान से देख, मैं तुझे असली हुनर दिखाता हूँ। ये सुनकर रोहन को अचानक याद आया कि देवांश ने पहले कहा था कि दारा पहलवान और हर्षवर्धन पाटिल की लड़ाई में कोई तकनीकी हुनर नहीं था और वो बाद में ऊपर जाकर उसे असली हुनर दिखाएगा। उसने जो कहा था वो सच निकला। खून घमंडी, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ मेरे एक मुक्के को रोक लेने से तू ताकतवर हो गया? भैरव सिंह ने फुंकारा, चूंकि मुझे पता है कि तुम गुरु देवांश हो, अब मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। इस दर्शकों के बीच सांस खींचने की आवाज गूंज उठी। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भैरव सिंह का पिछला मुक्का उसकी पूरी ताकत वाला हमला नहीं था। कोई भी अब कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर भैरव सिंह ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो पहाड़ों के ढहने और धरती के टूटने का कैसा नजारा होगा। बोलने के बाद भैरव सिंह ने चेहरा विकृत किया, अपनी मुट्ठी भींची, दांत पीसे, अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और फिर उसे पूरी ताकत से मंच पर दे मारा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि मंच एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो जाएगा, लेकिन मंच का फर्श वैसे का वैसा रहा। इसके बजाय आसमान से एक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जिससे वहां मौजूद हर किसी का सिर चकरा गया और कुछ कमजोर दिल वाले तो सीधे बेहोश हो गए। गड़गड़ाहट के बाद सबने जल्दी से ऊपर देखा, केवल ये देखने के लिए कि आसमान में इत्मीनान से तैरते सफेद बादल अचानक तितर बितर हो गए और एक पहाड़ की चोटी, जो आकार में मंच के बराबर थी, तेजी से सीधे मंच की ओर नीचे गिर रही थी। भैरव सिंह का मशहूर अंतिम दांव, पर्वत भेदी प्रहार। जमीन पर लेटे शंकर काका ने खतरे की घंटी बजाते हुए चिल्लाया, उनकी आंखों में डर भरा था। भैरव सिंह का उपनाम पर्वत हिलाने और समुद्र भरने वाला सिर्फ एक खाली खिताब नहीं था, उसमें सच में पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को भरने की क्षमता थी। हालांकि ये पहाड़ कोई असली पहाड़ की चोटी नहीं थी, बल्कि केवल भैरव सिंह की आंतर शक्ति द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। लेकिन अगर कोई सोचता है कि यह आंतर शक्ति का पहाड़ डरने वाली बात नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। आम पहाड़ केवल मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं, लेकिन आंतर शक्ति का खौफ आसानी से चट्टानों को चकनाचूर कर सकता है और पहाड़ों को चीर सकता है। अब जब पूरी पहाड़ की चोटी आंतर शक्ति से बनी थी, तो इसकी अपार शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को भी चीर सकती थी। यहाँ तक कि एक महागुरु के लिए भी इस चाल का सामने से मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। अगर वे चमत्कारिक रूप से बच भी गए, तो वे बुरी तरह घायल हो जाएंगे और उनके दिन गिने चुने होंगे। निराश शंकर काका ने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस आंतर शक्ति के पहाड़ की गति इतनी तेज थी कि अपनी पूरी ताकत में भी वे शायद बच नहीं पाते। इस पर दर्शक अब और शांत नहीं रह सके। एक चीख के बाद वे बिना पीछे देखे अखाड़े के किनारे की ओर भागने लगे। मंच पर अलीशा और फरहान कुरैशी भी अपनी जान बचाने के लिए मंच से नीचे भागे।
यशवर्धन और कियारा सिंघानिया ने हालांकि इसका उल्टा किया, अपने घायल बॉडीगार्ड्स की ओर दौड़ते हुए उन्हें मंच से खींचने की कोशिश करने लगे। रिया कपूर पारंपरिक पोशाक पहने हुए चाहकर भी दूर नहीं भाग सकती थी, इसलिए वो बस स्थिर खड़ी रही। उसकी नाजुक बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, अपने सिर के ऊपर आंतरशक्ति के पहाड़ को देखते हुए, ये सोचते हुए कि उसकी जिंदगी और मौत अब उसके हाथों में थी। देवांश भाग। दर्शकों की सीटों के एक कोने से रोहन होश में आने के बाद जोर से चिल्लाया। बदकिस्मती से उसकी आवाज हवा को चीरते हुए आंतरशक्ति के पहाड़ की तीखी आवाज में दब गई, इसलिए शायद किसी ने नहीं सुना कि उसने अभी क्या चिल्लाया था। लगभग एक पल में, इससे पहले कि कोई 2 कदम भी भाग पाता, आंतरशक्ति का पहाड़ पहले ही मंच पर आ गिरा, उस पर स्थिर हो गया। इस नज़ारे को देखकर सारे दर्शकों को यकीन हो गया कि मंच पर मौजूद हर कोई मांस के लोथड़े में बदल गया है। हालांकि जब उन्होंने हड़बड़ी में अपनी आंखें खोलकर देखा तो उन्होंने पाया कि आंतरशक्ति का पहाड़ अभी भी मंच के फर्श से पूरे 2 मीटर ऊपर था, वहां स्थिर लटका हुआ। ये क्या हो रहा है? हर कोई हैरान था और करीब से देखने पर वे तुरंत दंग रह गए। उन्होंने देखा कि मंच के नीचे, आंतरशक्ति के पहाड़ के नीचे, देवांश ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था और वो वास्तव में आंतरशक्ति के पहाड़ को थामे हुए था, जो आकार में पूरे मंच के बराबर था। ये कैसे मुमकिन है? घायल शंकर काका और काका मोहन और मंच के नीचे पर्यटक और दर्शक लगभग एक साथ आश्चर्य से चिल्ला उठे, स्पष्ट रूप से अपने सामने के दृश्य से पूरी तरह हिल गए थे। देवांश ने हालांकि अपना सिर हिलाया, पूरी तरह से स्वाभाविक भाव के साथ भैरव सिंह को देखते हुए, और ताना मारा, बस इतनी सी काबिलियत के साथ तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो। जैसे ही उसके शब्द गिरे, देवांश ने धीरे से अपनी 5 उंगलियां भींची और वो आंतरशक्ति का पहाड़, जो पूरे मंच को लगभग 100 गज जमीन में धंसाने में सक्षम था, टुकड़ों में बिखर गया और पल भर में कुछ नहीं में बदल गया, जैसे कि उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। चूंकि भैरव सिंह केवल पूर्ण आंतरशक्ति स्तर पर था और ये पहाड़ की चोटी उसने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके बनाई थी, इसलिए आंतरशक्ति का पहाड़ भैरव सिंह से जुड़ा हुआ था। अब जब पहाड़ की चोटी चकनाचूर हो गई तो भैरव सिंह को तुरंत उसका झटका लगा। ताज़ा खून का एक फव्वारा बाहर निकला, उसके सामने मंच को रंगते हुए, एक गहरा चमकदार लाल। लेकिन भैरव सिंह ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। अंतहीन आतंक से भरा हुआ उसने कुछ नहीं कहा, मुड़ा और दूर पहाड़ों की ओर भाग खड़ा हुआ। ये देखकर देवांश ने उपहास किया, भागने की कोशिश? क्या मैंने तुझे इजाजत दी? अध्याय 159, लोगों को चींटियों की तरह मारना बिना चेहरे का भाव बदले। एक शब्द के बाद देवांश ने हाथ बढ़ाया और शून्य लोक में अपनी मुट्ठी भींच ली। भैरव सिंह, जो पहले ही 100 मीटर दूर भाग चुका था, तुरंत देवांश की ओर वापस खींच लिया गया। उसका शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। पलक झपकते ही भैरव सिंह का सिर देवांश की हथेली से कसकर दबा हुआ था। उसने कितना भी संघर्ष किया, वह देवांश की पकड़ से नहीं बच सका। आंतरशक्ति का प्रहार, तुम एक सिद्ध महागुरु हो। भैरव सिंह ने देवांश की ओर देखा, उसका चेहरा चरम आतंक से भरा हुआ था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जो लोग समझते थे, जैसे यशवर्धन, शंकर काका और काका मोहन, उनकी आंखें तो जैसे कोटरों से बाहर ही निकल आईं। मैं हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, दूसरी तरफ पहुंचने के बाद चाहे तुम इंसान बनो या भूत, ज्यादा घमंड मत करना। जैसे ही देवांश बोला, वह भैरव सिंह का सिर कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी भैरव अचानक चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे गुरु हैं। इससे पहले कि भैरव सिंह अपना वाक्य पूरा कर पाता, देवांश ने अपनी 5 उंगलियां भींच दी। भैरव सिंह का सिर, जिसने हर किसी को उस शख्स से शेर की तरह डरने पर मजबूर कर दिया था, देवांश द्वारा पानी से भरे गुब्बारे की तरह फोड़ दिया गया और वह मौके पर ही मर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अगर तुम्हें किसी को दोषी ठहराना है, तो तुम केवल खुद को अयोग्य होने के लिए दोषी ठहरा सकते हो कि तुम मुझे अपनी उंगलियों से नहीं मसल पाए और इस तरह मेरे द्वारा मसले गए। बोलने के बाद देवांश ने अपने सामने पड़ी बिना सिर वाली लाश की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। उसने अपने हाथ झाड़े और फरहान कुरैशी और अलीशा रॉय की ओर चल दिया। उसका भाव इतना स्वाभाविक था मानो उसने अभी किसी पीर फकीर या महागुरु को नहीं, बल्कि एक चींटी को मारा हो। चूंकि देवांश ने जानबूझकर भैरव सिंह को कुचलते समय अपने सामने शून्य लोक की एक बाधा बना ली थी, खून की एक बूंद भी उसके शरीर पर नहीं लगी। वह बिल्कुल नए जैसा साफ रहा। अगर किसी ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो कोई उसे केवल एक शानदार दिखावट वाला आम आदमी ही समझता। लेकिन इस पल हर कोई अभी भी देवांश द्वारा भैरव सिंह को एक ही चाल में हराने के सदमे में डूबा हुआ था और काफी देर तक उबर नहीं पाया। उसके पास कैसी ताकत है कि वो आसमान से गिरते हुए आंतरशक्ति के पहाड़ को एक हाथ से उठा सकता है? इतनी कम उम्र में एक सिद्ध महागुरु, क्या ये बहुत अविश्वसनीय नहीं है? मैंने शुरू में सोचा था कि वो मंच पर दिखावा करने गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में इतना धाकड़ है।
खासकर वो दर्शक जिन्होंने पहले देवांश को मंच पर न जाने की सलाह दी थी और जो देवांश को बेवकूफ़ समझते थे, अब खुद को 2 थप्पड़ मारने की इच्छा कर रहे थे। रॉकी साल्वी पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। ये सोचकर कि उसने पहले देवांश और रोहन के साथ कैसा व्यवहार किया था, वह फिर से उदास हो गया। रोहन ने अपने चेहरे को जोर से रगड़ा और यह पुष्टि करने के बाद कि वह सपना नहीं देख रहा था, वह चिल्लाने से नहीं रोक सका, ये सच में एक तकनीकी हुनर है, देवांश ने मुझे धोखा नहीं दिया। गगन वर्मा इतना डरा हुआ था कि वह अपनी कुर्सी पर लुढ़क गया था, बार बार बड़बड़ा रहा था, कपूर परिवार की किस्मत कैसी है, उन्हें एक सीधा महागुरु कहाँ से मिला। अगर मुझे पता होता कि उनके पास ये तुरुप का इक्का है तो भले ही तुम मुझे 100 गुना हिम्मत भी उधार दे देते, मैं मुंबई के मामलों में टांग अड़ाने की जुर्रत नहीं करता। काफी देर की खामोशी के बाद यशवर्धन खन्ना आखिरकार होश में आया और बुदबुदाने से नहीं रोक सका, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरी मदद को ठुकरा दिया, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे, नागपुर के यशवर्धन खन्ना को, अपनी नजरों में भी नहीं रखा और यहाँ तक कि मेरे तरीकों को न जानने के लिए मेरा मजाक उड़ाया। तो तुम्हारे पास सच में ऐसी ताकत है। हाँ, कितना हास्यास्पद है कि मैं नादानी में चाहता था कि तुम भैरव सिंह से माफी मांगो। अपने आप से बात करने के बाद यशवर्धन अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रहा, अपना सिर हिलाता रहा और कड़वाहट से मुस्कुराता रहा, यह महसूस करते हुए कि देवांश के सामने उसका पिछला रूप एक बेवकूफ की तरह हास्यास्पद और अज्ञानी था। जमीन पर लेटे शंकर काका को भी इस पल अपने चेहरे पर एक जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। बस 1 मिनट पहले उन्होंने देवांश का मजाक उड़ाया था कि वो अपनी औकात से ज्यादा सोच रहा है और कहा था कि वो भैरव सिंह के हाथों मारा जाएगा, लेकिन पल भर में देवांश ने उन्हें बुरी तरह जलील कर दिया था। पता चला कि वो पहले से ही महागुरु स्तर पर था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि हम उसके तरीकों को नहीं जानते और हमें अपने सीमित नजरिए से उसके काम करने के ढंग का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा था कि वो बस कुएं का मेढक है, लेकिन अंत में मैं ही वो संकीर्ण सोच वाला मेढक निकला। काका मोहन भी सदमे से भरे चेहरे के साथ चिल्ला उठे, लोगों को चींटियों की तरह मारना, बिना चेहरे का भाव बदले, ऐसी मनस्थिति पाने के लिए किसी ने कितने लोगों को मारा होगा। वाकई हमेशा पहाड़ों के परे पहाड़ होते हैं और लोगों से बढ़कर लोग। मैंने ये दशक बेकार में जिए। क्यारा सिंघानिया इस बीच देवांश की पीठ को देख रही थी, उसकी आंखों में एक बढ़ती हुई चमक थी, उसका भाव विचारशील था। पूरा अखाड़ा मौत की तरह खामोश था, केवल फरहान कुरैशी और अलीशा रॉय के दांत किटकिटाने की कांपती हुई आवाजें आ रही थीं। भैरव सिंह बहुत जल्दी हार गया, इतना कि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार भी नहीं किया था और भैरव सिंह पहले ही एक बिना सिर वाली लाश बन चुका था। फरहान अपने सहारे के बिना कांपते हाथों से बंदूक थामे हुए था। रुको, एक बंदूक, ये सोचकर फरहान को कुछ आत्मविश्वास वापस मिलता दिखा। उसने अपनी बंदूक उठाई और देवांश पर तान दी। मैं चेतावनी देता हूँ, आगे मत आना। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। तुझे लगता है कि तेरे हाथ में वो कबाड़ का टुकड़ा मुझे चोट पहुंचा सकता है? देवांश हिकारत से हंसने से नहीं रोक सका, रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तू मुझे मजबूर कर रहा है। फरहान ने दांत पीसे और देवांश पर 3 गोलियां दाग दी। बैंग 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 3 गोलियों की आवाज गूंजी, गोलियां हवा को चीरती हुई पलक झपकते ही देवांश के सामने पहुंच गईं। लेकिन उसी पल सभी ने साफ देखा कि जब गोलियां देवांश से आधा फीट की दूरी पर थीं, तो वे अचानक रुक गईं, मानो किसी चीज से टकरा गई हों। एक हल्की झिलमिलाती हुई लहर उस जगह से बाहर की ओर फैलती हुई दिखाई दी जहां गोलियां अचानक रुकी थीं, फिर गायब हो गई। गोलियां एक के बाद एक आईं और ये लहरें भी एक के बाद एक दिखाई दी, जिससे दर्शकों को साफ दिखाई दिया, फिर भी वे यकीन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ये काका मोहन थे जिन्होंने सबसे पहले चमकती आंखों से कहा, आंतर शक्ति का कवच, शरीर की रक्षा, सिद्ध महागुरु, पानी और आग का असर नहीं, तलवार और गोलियों से अभेद्य, सच में अपनी ख्याति के अनुरूप है। देवांश ने अपने सामने हवा में लटकी गोलियों को देखा और हंसने से नहीं रोक सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू सच में गोली चलाने की हिम्मत करेगा। तो ठीक है, नीचे जा और उस साथी का साथ दे। बोलने के बाद देवांश ने हाथ बढ़ाया और एक गोली का खोखा उठा लिया। महान गुरु देवांश, मेरी जान बख्श दो। मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मैं सोलापुर के कुरैशी परिवार की सारी संपत्ति अपनी कुत्ते जैसी जिंदगी के बदले देने को तैयार हूँ। मैं महान गुरु देवांश से विनती करता हूँ कि मुझ पर रहम करें और मुझे माफी दें। फरहान धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया, देवांश के सामने पागलों की तरह माथा रगड़ने लगा। अखाड़े का कंक्रीट का फर्श उसके सिर के टकराने से गूंज उठा और जल्द ही उसके माथे से खून छलकने लगा। लेकिन देवांश अडिग रहा। उसने अपनी उंगलियों के बीच गोली का खोखा पकड़ा, फिर उसे झटका दिया। गोली ने सटीक रूप से फरहान के सिर को भेद दिया, उसके मोटे शरीर को रोक दिया जो माथा टेकने की तैयारी कर रहा था। वह जमीन पर घुटने टेके रहा, आंखें फटी की फटी रह गईं, एक शिकायत के साथ मर गया। असल में
फरहान को मारा या छोड़ा जा सकता था, लेकिन चूंकि इन लोगों ने देवांश की संपत्ति हड़पने की जुर्रत की थी, इसलिए दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक मिसाल कायम करना स्वाभाविक था। अगर मैं तुझे मार दूं तो क्या तेरे सोलापुर के कुरैशी परिवार की संपत्ति मेरी नहीं होगी? देवांश ने फरहान की लाश को देखा, ठंडी सांस ली, फिर अपना हाथ वापस जेब में डाला, अपना सिर उठाया और एक मुस्कान के साथ पहले से कांप रही अलीशा को देखा। अलीशा ने देवांश की आमतौर पर उज्ज्वल और सनी मुस्कान देखी, लेकिन किसी कारण से, भले ही उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, इसने उसे पिछली रात के उस दृश्य की इतनी याद दिला दी जब वो ठंडेपन से बोला था कि एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई, सीधे उसके दिमाग में घुस गई। अध्याय 160। आज से उत्तरी महाराष्ट्र के सभी जिले गुरु देवांश का सम्मान करेंगे। मास्टर देवांश। अलीशा की आवाज डर से बेकाबू होकर कांप रही थी। तुम मेरे जैसे छोटे मोटे इंसान के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करोगे, है न? तुझे मारना वाकई मेरे हाथ गंदे करना होगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अलीशा को तुरंत राहत महसूस हुई, ये सोचकर कि उसकी जान आखिरकार बच गई। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, उसने देवांश की आवाज फिर सुनी। भले ही मैं तुझे न मारूं, लेकिन ऐसे काफी लोग होंगे जो तुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं, है न? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अलीशा इन शब्दों से सन्न रह गई, फिर दर्शकों की सीटों के कोने की ओर देखा, उसका चेहरा खौफ से भर गया। फरहान कुरैशी के सहारे के बिना हरिहरेश्वर जैसी अराजक जगह में वह जितनी घमंडी रॉकी साल्वी और रोहन देशमुख के सामने थी, अब उतनी ही डरी हुई थी। रॉकी साल्वी, तू मरना चाहता है या जीना? देवांश की हल्की सी दहाड़ ने रॉकी साल्वी को, जो स्टैंड के कोने में दूर था, ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। यह न समझते हुए कि देवांश का सवाल से क्या मतलब है, रॉकी तुरंत घुटनों पर आ गया और लगातार देवांश की दिशा में माथा टेकने लगा। मास्टर देवांश, मैं चाहता हूँ जीना। उसके कई गुर्गे जो हमेशा उसके साथ रहते थे, वे भी डर के मारे जमीन पर घुटने टेक कर लगातार माथा टेकने लगे। देवांश के सवाल का जवाब देने के बाद रॉकी ने जल्दी से जोड़ा, मास्टर देवांश, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। मैंने अनजाने में आपका अपमान किया क्योंकि मैं आपकी पहचान नहीं जानता था। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि दया दिखाएं और मेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दें। रॉकी जानता था कि माथा टेकना शायद बहुत काम ना आए, वरना फरहान को देवांश ने चुटकी में न मार दिया होता, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि अपनी जान की भीख मांगने के लिए वह माथा टेकने के अलावा और क्या कर सकता है। चूंकि तू जीना चाहता है, मैं तुझे जीने का एक मौका देता हूँ। देवांश ने रॉकी की तरफ पीठ कर ली, अलीशा को हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए। इस कमीनी ने मेरे भाई को बुरी तरह चोट पहुंचाई और तुझे भी धोखा दिया। जब तक तू इसे यह नहीं समझा देता कि मौत की भीख मांगना क्या होता है, तू जी सकता है। जब रॉकी ने यह सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी, ये जानकर कि उसे मरना नहीं पड़ेगा। उसने बार बार देवांश की पीठ की ओर माथा टेका। मास्टर देवांश, चिंता मत करो, भले ही आप न कहें, ये कमीनी हरिहरेश्वर से सलामत बाहर नहीं जाएगी। बोलने के बाद उसने अपने कई गुर्गों को आंख मारी जो उसके पास ही घुटने टेके हुए थे। वे कुछ लोग तुरंत समझ गए। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अब संकोच करने की हिम्मत नहीं की और अखाड़े पर अलीशा की ओर लपके। अलीशा, जो पहले ही घबराई हुई थी, देवांश के शब्द सुनने के बाद उसकी आंखों में निराशा भर गई। उसने रॉकी को रोहन से निपटने के लिए उकसाया, जिससे वह मास्टर देवांश की नजरों में आ गया। उसने रॉकी को अखाड़े के मैच के दौरान उसकी जीत पर सब कुछ दांव पर लगाने के लिए उकसाया, जिससे वह सब कुछ हार गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रॉकी बुरी तरह घायल हो गया, तो रॉकी की गर्लफ्रेंड के रूप में उसने उसकी देखभाल करने का नहीं सोचा, बल्कि इसके बजाय उसने मुड़कर उसे धोखा दिया और किसी और के साथ मुंह काला किया। ये किसी भी आदमी के लिए पूरी तरह से अक्षम्य कृत्य है। पहले उसके पास फरहान का सहारा था, लेकिन अब बिल्कुल अकेली रॉकी जैसे बेईमान लोगों का सामना करते हुए अलीशा बिना सोचे जानती थी कि उसके साथ क्या होगा। खौफजदा होकर वह जल्दी से देवांश के सामने घुटनों पर गिर गई, कड़वाहट से गिड़गिड़ाते हुए, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मुझे रोहन से माफी चाहिए, प्लीज मुझे मार डालो। उनके हाथों में पड़ने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, प्लीज मुझे मार डालो। देवांश ने उसे नजरअंदाज किया। रॉकी के गुर्गों को अलीशा को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने दिया। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जा रही, मैं जाने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। मास्टर देवांश, प्लीज दया करो और बस मुझे मार डालो, मैं भीख मांगती हूँ। अलीशा पागलों की तरह चीखी, लेकिन उसकी चीखों का किसी ने जवाब नहीं दिया। शुक्रिया मास्टर देवांश, मुझे बदला लेने का यह मौका देने के लिए। अब से मैं, रॉकी साल्वी, आज मेरी जान बख्शने के एहसान का बदला चुकाने के लिए आपका गुलाम बनकर रहूंगा। रॉकी के बोलने के बाद वह अपने कई गुर्गों और पागलों की तरह संघर्ष करती अलीशा के साथ मुड़ा और अखाड़े से बाहर चला गया। मास्टर देवांश से विशेष माफी पाकर उसे लगा जैसे वह वापस फॉर्म में आ गया है।
हालांकि देवांश ने उनकी जाती हुई आकृतियों को देखा, हिकारत से मुस्कुराया और धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाया, मैंने केवल ये कहा था कि मैं तुझे जीने दूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि तुझे कैसे जीना चाहिए। अलीशा से निपटने के बाद हम फिर मिलेंगे। इन दो छोटे मोटे किरदारों से निपटने और उन्हें आपस में लड़ाने के बाद देवांश ने बादलों के पीछे छिपी पहाड़ की चोटी को देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला और सीधे ऊंचे मंच की सबसे अंदरूनी कुर्सी की ओर चल दिया, शान से बैठ गया। कुर्सियों के पीछे खड़े यशवर्धन खन्ना के बॉडीगार्ड्स और ऊंचे मंच पर मौजूद अन्य लोग पहले ही डर के मारे मंच से भाग चुके थे जब देवांश उनकी ओर चला था। वे एक और पल रुकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जब यशवर्धन और अन्य लोगों ने देवांश को बैठते देखा तो वे जानते थे कि देवांश उनसे निपटने वाला है, इसलिए वे सब मंच के सामने चले गए, सम्मानपूर्वक, जैसे गलती करने के बाद टीचर द्वारा पकड़े गए स्कूली बच्चे। भीड़ इस दृश्य को देखकर सिर हिलाने और आह भरने से नहीं रोक सकी। ये कुछ लोग एक जिले के अधिपति हैं, फिर भी मास्टर देवांश के सामने वे स्कूली बच्चों की तरह आज्ञाकारी हैं। ये नज़ारा सच में दुर्लभ और विस्मयकारी है, और देवांश के लिए उनका व्यक्तिगत सम्मान भी कई गुना बढ़ गया। क्या तुम जानते हो कि सिंघानिया परिवार को मैंने बर्बाद किया था और उसकी सारी बची हुई संपत्ति अब मेरी है? देवांश ऊंचे मंच पर स्थिर बैठा था, उसकी कोहनी कुर्सी के हत्थों पर टिकी थी, उसकी आवाज़ ठंडी और रौबदार थी। ऐसे रौब के तहत भले ही अखाड़े के कई बड़े बॉस झूठ बोलना चाहते हो, वे हिम्मत नहीं जुटा पाए और अंत में वे केवल स्वीकारोक्ति में सिर हिला सके। चूंकि तुम जानते हो फिर भी मेरी संपत्ति हड़पने की जुर्रत करते हो, तुम्हारा जिगर काफी बड़ा है। देवांश ने ठंडी सांस ली, उसके शब्दों में मारने की मंशा साफ पहचानी जा सकती थी। ये सुनकर यशवर्धन और अन्य लोगों को लगा जैसे उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई हो, मानो वे 10,000 साल पुराने बर्फ के तहखाने में गिर गए हों, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड। ये देखकर कि कियारा और गगन चुप थे, यशवर्धन के पास हिम्मत करके सफाई देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने मुंबई में महागुरु की खबरों के बारे में पूछताछ की और पता चला कि महागुरु मेरी बेटी से ज्यादा बड़े नहीं थे। मैंने गलती से सोचा कि महागुरु कपूर परिवार द्वारा गढ़ा गया एक काल्पनिक चरित्र है जिसका उद्देश्य केवल दिखावा करना था, इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कियारा और गगन ने बार बार सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि उनका भी यही विचार था। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। एक है अपने सभी उद्योगों के 80% शेयर बिना किसी शर्त के मुझे ट्रांसफर करना और तुम जी सकते हो। दूसरा है, अगर तुम पहले के लिए सहमत नहीं हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और फिर तुम्हारे उद्योगों को जब्त कर लूंगा। 3 सेकंड, मुझे तुम्हारा चुनाव जानना है। देवांश के बोलने के बाद उसने 3 उंगलियां बढ़ाईं और उल्टी गिनती शुरू कर दी। यशवर्धन और अन्य लोग कड़वाहट से मुस्कुराए। क्या उन्हें ये सोचने की भी जरूरत है कि कैसे चुनना है? उन्हें 3 सेकंड की भी क्या जरूरत होगी? इसलिए तीनों ने लगभग एक साथ कहा, मैं पहला रास्ता चुनता हूँ। बोलने के बाद उनके दिल तुरंत कड़वाहट से भर गए। वो मोटा सांड फरहान केवल उनके आधे शेयर चाहता था, लेकिन इस मास्टर देवांश ने वास्तव में सीधे 80% की मांग की, उन्हें पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह दिए बिना। वह फरहान से भी ज्यादा खूंखार था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। पूरी ताकत के सामने उन्होंने विरोध करने का विचार करने की भी हिम्मत नहीं की। इसके अलावा गलती उनकी ही थी। जब आप गलती करते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से गलती के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये बड़ों की दुनिया है, क्रूर और असली। बिना देवांश की याद दिलाए रिया कपूर ने अपने साथ आए बॉडीगार्ड से शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जब यशवर्धन और अन्य 3 ने ये देखा तो वे तुरंत समझ गए कि मास्टर देवांश ने शुरू से ही आत्मविश्वास के साथ मौजूदा परिणाम का अनुमान लगा लिया था। और उसका आत्मविश्वास ये था कि चाहे फरहान किसी भी तरह के व्यक्ति को आमंत्रित करे, उसे भरोसा था कि वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। क्या यह एक सिद्ध महागुरु की असली ताकत है? यशवर्धन, जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ने ऊंचे मंच पर उस शख्स को देखा, उस नौजवान को जो मूल रूप से उसकी सीट पर बैठा था। उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भरा था। बस कुछ ही दिन पहले उसने उससे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहा था। उसने यहाँ तक कि एक बेतुकी योजना बनाई थी। रणवीर गिल और अन्य लोगों के साथ उसके संघर्ष को कम करने में मदद करना चाहता था। जब वह अपॉइंटमेंट रखने में विफल रहा तो उसने खुले तौर पर कहा कि यह नौजवान घमंडी है और अपनी बेटी से कहा कि उसके साथ फिर कभी संबंध न रखे। अफसोस, जिंदगी भर बाज का शिकार किया, लेकिन अंत में एक बाज ने ही आंख फोड़ दी। यशवर्धन ने मंच पर उस शख्स को देखा, उस नौजवान को जिसके साथ जुड़ने की वह इस जीवन में कभी उम्मीद नहीं कर सकता था, और पछतावा तुरंत उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो मुझे तब उसे इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए था, वरना दामाद के रूप में मास्टर देवांश के साथ खन्ना परिवार का महाराष्ट्र पर एक छत राज करना बस समय की बात होती। बस अफसोस है, काश मुझे पता होता कि ये दिन आएगा। अतीत की बातों का क्या फायदा? वह साफ नीले आसमान को देखने से नहीं रोक सका, यह महसूस करते हुए कि आसमान अभी भी वही आसमान है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इस पल से महाराष्ट्र का परिदृश्य जमीन आसमान से बदल जाएगा।
उत्तरी महाराष्ट्र और यहाँ तक कि पूरा महाराष्ट्र कोई भी उस शख्स की स्थिति को नहीं हिला पाएगा। वह नौजवान जो पूरे सोलापुर, आधे मुंबई और नागपुर, चंडीगढ़ और ठाणे के 80% हिस्से को नियंत्रित करता है। चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसने फिर भी अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक जोर से घोषणा की, आज से उत्तरी महाराष्ट्र के सभी जिले मास्टर देवांश का सम्मान करने को तैयार हैं। अन्य 3 रिया कपूर सहित ये सुनकर जल्दी से झुके और अपनी मुट्ठियां बांधी, जोर से यशवर्धन के शब्दों को दोहराया, आज से उत्तरी महाराष्ट्र के सभी जिले मास्टर देवांश का सम्मान करने को तैयार हैं। अध्याय 161। चलो आज तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। महाराष्ट्र के उत्तर में दर्जनों जिले और कस्बे हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर सिर्फ 5 जिले हैं, चंडीगढ़, ठाणे, खंडाला, नागपुर और सोलापुर। बाकी सभी छोटे मोटे जिलों ने खुद को इन 5 के हवाले कर रखा है। इसलिए अखाड़े के मंच पर खड़े ये 4 लोग पूरे उत्तर महाराष्ट्र के दर्जनों जिलों और कस्बों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चूंकि वे सभी गुरु देवांश का सम्मान करना चाहते हैं, तो अब से उत्तर महाराष्ट्र का पूरा इलाका गुरु देवांश के आगे सिर झुकाएगा। दर्शकों की भीड़ ने जब उन 4 जिला प्रमुखों को अपना पक्ष रखते देखा और एक जिला प्रमुख को मौत के घाट उतरते देखा, तो वे समझ गए कि अब से उत्तर महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, और उस आवाज के मालिक का नाम है गुरु देवांश। सामने खड़े 4 लोगों की घोषणाओं को सुनकर देवांश ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर आदेश दिया, मैं तुम लोगों के कामकाज में दखल नहीं दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी बेहतरीन किस्म का जैद या रत्न मिले तो कीमत चाहे जो भी हो उसे खरीद लेना और सीधा मुंबई के नक्षत्र विला भिजवा देना। यशवर्धन खन्ना ने सबसे पहले झुककर अपनी सहमति जताई और कहा कि उसे यह बात याद रहेगी। बाकी तीनों ने भी यह सुना और जल्दी से अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इसके बाद देवांश ऊंचे मंच से नीचे उतरा और मास्टर वाघ के पास आया। उसने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनी अंगूठी से एक संशोधित गोली निकाली और उसे मास्टर वाघ के मुंह में उछाल दिया। बस कुछ ही सेकंड में मास्टर वाघ किसी मछली की तरह उछलकर खड़े हो गए। वे देवांश के सामने सीधे खड़े हुए, सिर झुकाया और हाथ जोड़कर इलाज के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दरअसल उनकी चोट जानलेवा नहीं थी और कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाती, लेकिन इससे कुछ अंदरूनी चोटें रह जाती। ये चोटें भविष्य में पूर्ण अंतर शक्ति हासिल करने में तो बाधा नहीं बनती, लेकिन उससे आगे बढ़ने या उस शक्ति को और निखारने में जरूर रुकावट पैदा करती। आखिरकार वह सिया की गुप्त रूप से रक्षा करने वाले उस्ताद थे और यह सिर्फ एक संशोधित गोली थी। देवांश को लगा कि यह सौदा बुरा नहीं है। अखाड़े के मंच पर लेटे शंकर काका और काका मोहन यह नज़ारा देख रहे थे और उनकी आंखें ईर्ष्या से फटी जा रही थीं। बदकिस्मती से देवांश के साथ उनके रिश्ते इतने गहरे नहीं थे, इसलिए वे सिर्फ ललचाई नजरों से देख सकते थे। जुबान खोलकर कुछ भी मांगने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और जब यशवर्धन खन्ना और बाकी दोनों ने रिया कपूर की ओर देखा तो उनकी आंखों में भी शंकर काका और बाकी लोगों जैसी ही जलन थी। आखिरकार उनके अपने अंगरक्षक भी घायल थे, लेकिन सिर्फ रिया कपूर के अंगरक्षक को ही गुरु देवांश का इलाज मिला, वह भी दिव्य औषधि और जादुई दवा के साथ। जबकि उनके अंगरक्षक अभी भी चोटों से भरे पड़े थे और कौन जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। खासकर गगन वर्मा का अंगरक्षक दारा पहलवान, जिसकी टाइगर क्रेन तकनीक पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, ये भी पक्का नहीं था कि वह भविष्य में अंगरक्षक के तौर पर 2 वक्त की रोटी कमा पाएगा या नहीं। ये सोचकर इन मालिकों का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। किसने कहा था उन्हें गुरु देवांश की थाली में हाथ डालने के लिए? वे अभी भी जिंदा थे, यही गुरु देवांश की बहुत बड़ी कृपा थी। वे यह उम्मीद करने की जुर्रत कैसे कर सकते थे कि देवांश उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा उसने रिया कपूर के साथ किया। भले ही देवांश ने यह खुलकर नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह उसने मास्टर वाघ का इलाज किया, उससे यशवर्धन और बाकी लोग समझ गए कि अब से उत्तर महाराष्ट्र में गुरु देवांश सर्वोच्च होंगे और कपूर परिवार उनके बाद दूसरे नंबर पर होगा। जहां तक यशवर्धन खन्ना की बात है, वह भी गगन वर्मा और बाकी लोगों की तरह अब गुरु देवांश के लिए काम करने वाला एक माथत बनकर रह गया था। रिया कपूर के चेहरे पर गर्व और जीत का भाव देखकर यशवर्धन को बहुत बुरा लग रहा था। वह हमेशा सोचता था कि देवांश सिर्फ रिया कपूर का खिलौना है और उसने अंदाजा लगाया था कि रिया उसे 1 महीने के अंदर छोड़ देगी। और सबसे बड़ी मूर्खता तो ये थी कि उसने देवांश को नौकरी देने का सपना भी देखा था, ये कहते हुए कि यह कुली का काम करने से तो बेहतर ही होगा। अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वह कपूर परिवार के सहारे नहीं था, बल्कि साफ तौर पर कपूर परिवार उसकी पूंछ पकड़कर तरक्की कर रहा था। उफ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। रिया कपूर जैसी घमंडी औरत किसी कुली के प्यार में कैसे पड़ सकती है? उन अफवाहों ने मुझे गुमराह कर दिया। उस कमीने रणवीर गिल ने मुझे गुमराह किया, जिसकी वजह से मैंने बिना किसी कारण इतना बड़ा मौका गंवा दिया। यशवर्धन अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उड़कर मुंबई वापस जाए और उस बेवकूफ रणवीर गिल को उल्टा लटकाकर इतना मारे कि उसकी रूह कांप जाए। मास्टर वाघ का इलाज करने के बाद देवांश सीधा रोहन देशमुख के पास गया और बैठ गया।
अब उसके चेहरे पर वह पहले वाला अजय भाव नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल पहले जैसा लग रहा था, कुर्सी की पीठ से लापरवाही से टिककर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे बांधे हुए। अखाड़े में मौजूद हर कोई देवांश की हर हरकत को देख रहा था, और जब उन्होंने उसे रोहन के बगल में बैठते देखा तो उनकी आंखों से खून के आंसू निकलने को हो गए। उस लड़के की किस्मत में क्या लिखा है कि गुरु देवांश उसके साथ इतने घुल मिल रहे हैं। अगर मैं उस लड़के की जगह होता तो क्या अब तक पूरे महाराष्ट्र में सीना तानकर नहीं चल रहा होता। मैंने सुना है कि वे कॉलेज के दोस्त थे और रूममेट भी। रूममेट? मैंने तो अपने रूममेट को लगभग जान से मार दिया था, फिर भी वह कमीना यह मानने को तैयार नहीं कि उसकी कोई और पहचान भी है। रोहन देशमुख भी इस वक्त थोड़ा संकोच में था, समझ नहीं पा रहा था कि देवांश के साथ कैसे पेश आए। आखिरकार वह अब उत्तर महाराष्ट्र का असली मालिक था। अगर उसने पर्याप्त सम्मान नहीं दिखाया तो क्या मंच पर बैठे हुए बड़े लोग उसकी हत्या करवा देंगे। देवांश ने रोहन के संकोच को भांप लिया, इसलिए उसने मास्टर वाघ को एक इशारा किया। मास्टर वाघ तुरंत समझ गए और अखाड़े में मौजूद सभी लोगों, जिनमें यशवर्धन और अन्य बड़े लोग शामिल थे, को बाहर जाने का इशारा किया। जब रोहन ने सबको बाहर जाते देखा और सब उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे तो उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी सब लोग बाहर निकले भी नहीं थे कि देवांश ने उससे कहा, कैसा रहा? क्या मेरा अभी वाला दांव शानदार नहीं था? जैसे ही उसने ये कहा, रोहन का सारा संकोच एक पल में गायब हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और अंगूठा दिखाते हुए बोला, वाकई शानदार था यार, कसम से। लेकिन तू इतना ताकतवर कब हो गया? क्या तू कॉलेज में मार खाते वक्त सिर्फ भुला बनकर शिकार कर रहा था? देवांश ने सिर हिलाया, मैं उस समय सच में पिटा था। ये सब मैंने हाल ही में सीखा है। क्या मैंने तुझे नहीं बताया था कि मैं आजकल जादुई कलाएं और दिव्य शक्तियां सीख रहा हूँ? बस तूने मेरा यकीन नहीं किया। अब यकीन है भाई, पूरा यकीन है। जब इतना बड़ा पहाड़ ही टूट पड़ा तो क्या बताऊं, कसम से मेरी तो पैंट गीली होने वाली थी। रोहन ने बिना किसी संकोच के कहा। वह पूरी तरह अपने कॉलेज के दिनों वाले अंदाज में वापस आ गया था। ये कहने के बाद रोहन को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, तो कल जब मैं उस कमीने रॉकी साल्वी से लड़ रहा था तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ? वह भी तेरे उस शू 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 मंत्र की वजह से था। बोलते समय रोहन ने अपनी उंगलियों से इशारा भी किया, जिससे देवांश की हंसी हंस पड़ा। यह इतना पेचीदा नहीं है, बस तेरे ऊपर सुरक्षा की एक परत चढ़ाई थी, एक चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। ये सुनते ही रोहन की आंखें चमक उठी। अबे साले, फिर तो मैं अमीर हो गया। अगर मैं फिर से दंगल में लड़ने जाऊं और तू मेरे लिए वह कर दे तो क्या मैं हर बार इनामी रकम नहीं जीत जाऊंगा? क्या तू थोड़ा बड़ा नहीं सोच सकता? तेरा भाई अब लगभग आधे महाराष्ट्र को अपनी मुट्ठी में रखने वाला बड़ा आदमी है। अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ा नहीं सकता? देवांश ने हंसते हुए डांटा। रोहन ने एक पल के लिए बहुत गंभीरता से सोचा, फिर धीरे से पूछा, कैसा रहेगा अगर तू मिस रिया से कह दे कि हरिहरेश्वर के बॉस को बोलकर दंगल की इनामी रकम दोगुनी करवा दें? दफा हो जा। देवांश जोर से चिल्लाया और लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन रोहन आसानी से बच गया। देवांश ने जाहिर तौर पर कोई ताकत नहीं लगाई थी, वरना रोहन अगले 1000 साल तक भी अभ्यास कर लेता तो भी नहीं बच पाता। रोहन, जो कूदकर दूर हो गया था, खिलखिलाया। उसका चेहरा अपनी चालाकी पर चमक रहा था। भैरव सिंह तेरे हमले से नहीं बच सका, लेकिन तेरा भाई आसानी से बच गया। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी नसें खुल गई हैं और मैं सचमुच मार्शल आर्ट्स का बादशाह हूँ? देवांश ने अपनी आंखें घुमा ली। उसके साथ और शब्द बर्बाद करने का उसका मन नहीं था। इसके बजाय उसने बादलों के ऊपर पहाड़ की चोटी की ओर देखा, फिर अपनी नजरें वापस ले ली और रोहन से कहा, चल तुझे दुनिया दिखाता हूँ। अध्याय 162, गुरु देवांश के भाइयों से पंगा लेने का अंजाम। ये सुनकर रोहन बेहद उत्साहित हो गया और थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, नहीं यार, इतनी छोटी जगह पर भी वैसे वाले अड्डे होते हैं क्या? कैसे वाले अड्डे? देवांश ने अनजाने में पूछा। फिर रोहन के चेहरे पर वह थर की भाव देखकर उसने उसे फिर से लात मारी। तेरे दिमाग में हमेशा इतनी गंदगी क्यों भरी रहती है? कोई ताज्जुब नहीं कि अलीशा रॉय ने तुझे नचाया। अरे यार, इसमें मेरा क्या कसूर? जब दोस्त कहते हैं तुझे दुनिया दिखाता हूँ तो इसका मतलब आमतौर पर कुछ नई चीजें अनुभव करना ही तो होता है ना। देवांश ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे अखाड़े से बाहर निकल गया। मास्टर वाघ और अन्य लोगों की ताकीद पर अखाड़ा अंदर और बाहर दोनों तरफ से खाली हो चुका था। जब देवांश और उसका साथी बाहर आए तो बाहर सन्नाटा था, किसी और का नामो निशान तक नहीं था। देवांश ने एक पल के लिए महसूस किया और फिर एक निश्चित दिशा में सीधा चल पड़ा। ये देखकर रोहन, हालांकि वह नहीं जानता था कि देवांश उसे किस तरह की दुनिया दिखाने वाला है, फिर भी चुपचाप पीछे हो लिया। रॉकी साल्वी के आदमियों ने जब अलीशा रॉय को अखाड़े से बाहर घसीटा तो वे रॉकी के निर्देशों का पालन करते हुए पहाड़ी की ओर एक सुनसान इलाके में चले गए।
जब वे कस्बे से काफी दूर आ गए और कस्बे के अखाड़े का शोर सुनाई देना बंद हो गया तो रॉकी ने अपने आदमियों को रुकने के लिए कहा। अलीशा को जमीन पर पटक दिया और 4-5 गुंडों ने उसे घेर लिया। हालांकि अलीशा पूरे रास्ते मदद के लिए चिल्लाती रही थी, लेकिन लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने उसे अगवा होते सुना या देखा भी तो उन्होंने बस एक पल के लिए उदासीनता से देखा और फिर मुड़कर चले गए। हरिहरेश्वर में अपहरण और हत्याएं बहुत आम थीं, किसी को परवाह नहीं थी और कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता था। इसलिए अलीशा का गला चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आसपास के वीराने को देखकर और फिर उस आदमी को देखकर जिसके तलवे वह कभी चाटा करती थी और बाद में जिसे उसने बेशर्मी से उकसाया था, अलीशा को पहली बार डर महसूस हुआ। वह अच्छी तरह जानती थी कि रॉकी साल्वी एक स्वार्थी और घटिया आदमी है और ऐसा व्यक्ति गुरु देवांश की खुशामद करने और अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। रॉकी भाई, मुझसे पहले गलती हो गई थी, मैं कसम खाती हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब से मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, क्या हम साथ भाग सकते हैं? अलीशा रॉकी के सामने घुटनों के बल बैठ गई, जिसका शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था, और फूट फूट कर भीख मांगने लगी। क्या तुम गुरु देवांश के शब्द भूल गई हो? उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर नहीं बना पाया तो मैं मारा जाऊंगा। चूंकि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी चाहिए, है ना? रॉकी साल्वी ने एक इशारा किया और किसी ने तुरंत अलीशा को जमीन पर धक्का दे दिया। उसका चेहरा ऊपर की ओर था। रॉकी, हम इतनी दूर आ गए हैं, देवांश को निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं या क्या कर रहे हैं। तो अगर हम अभी भाग जाएं तो उसे पता नहीं चलेगा। उससे इतना मत डरो, क्या हम साथ नहीं भाग सकते? अलीशा को लगा कि उसकी बातें बहुत ठोस हैं, लेकिन डरा हुआ रॉकी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने सीधे अपने आदमियों को आदेश दिया, चूंकि इस साली को मर्दों को लुभाना इतना पसंद है, तुम लोग इसका अच्छे से ख्याल रखो। ये सुनते ही उन गुंडों की आंखें चमक उठीं। वे बहुत पहले से अलीशा जैसी आवारा औरत का स्वाद चखना चाहते थे। बस बात ये थी कि चूंकि वह रॉकी भाई की औरत थी, उनकी भाभी, इसलिए वे सिर्फ सपने ही देख सकते थे। अब जब उनका सपना सच हो रहा था तो वे एक पल के लिए भी कैसे हिचकिचा सकते थे? अलीशा, जिसने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था, तुरंत दिल दहला देने वाली चीखें मारने लगी, पागलों की तरह रोने लगी। ये देखकर रॉकी ने नाक से कुर्री अलीशा के मुंह की ओर इशारा किया और कहा, अभी भी चिल्लाने की हिम्मत है? जाओ, कुछ पत्थर ढूंढो और इसके सारे दांत तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि फिर यह कैसे चिल्लाती है। गुंडों ने ये सुना तो तुरंत वाहवाही करने लगे कि रॉकी भाई तो रॉकी भाई हैं, उन्होंने जो जगह चुनी वह वाकई अनोखी थी। और अलीशा ने ये सुना तो तुरंत तेज दर्द सहते हुए रॉकी से कहा, नहीं, मैं भीख मांगती हूँ, मैं काटूंगी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि नहीं काटूंगी। प्लीज मेरे दांत मत तोड़ो, तुम जो चाहोगे मैं उसमें सहयोग करूंगी, प्लीज मुझे और मत तड़पाओ। इस समय जो गुंडे लाइन में इंतजार कर रहे थे, उन्होंने पहाड़ी की तलहटी के पास पत्थर ढूंढ लिए थे। वे थोड़े असमंजस में थे, इसलिए उन्होंने रॉकी की ओर देखा। रॉकी ने बस ठंडी सांस ली। क्या तुम महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी नहीं बनने वाली थीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम जैसे हरे हुए लोग पूरी जिंदगी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम हमेशा पछताएंगे? तुम्हारी जुबान इतनी चलती है, तुम्हारे पास ये दांत हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलने के बाद रॉकी ने पत्थर लिए खड़े गुंडे की ओर देखा। वह कहती है कि वह नहीं काटेगी, तो क्या वह सच में नहीं काटेगी? क्या उसके मुंह से निकला एक भी शब्द भरोसे के लायक है? अगर उसने सच में तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी मर्दानगी और बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुंडे ने सोचा, भाई सही कह रहे हैं, और उसने अब और संकोच नहीं किया, पत्थर सीधे अलीशा के मुंह पर दे मारा। एक चीख के बाद गुंडे ने कोई रहम नहीं दिखाया, बार बार वार किए। जल्द ही अलीशा का मुंह टूटे हुए दांतों और गंदे खून से भर गया। गुंडे को चिंता थी कि टूटे हुए दांत उसकी सांस की नली में न फंस जाएं, इसलिए उसने अलीशा के बाल पकड़े, उसका सिर एक तरफ घुमाया और उसकी पीठ थपथपाई, जिससे उसने टूटे हुए दांत और खून थूक दिया। रॉकी भाई, इसके सारे दांत टूट गए हैं, अब तो ठीक होना चाहिए ना? गुंडे ने बेसब्री से पूछा। सुरक्षा के लिए मसूड़ों को थोड़ा और नरम कर दो, रॉकी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। उसकी नजरों में बदले की खुशी भरी थी। गुंडे ने तुरंत रॉकी को अंगूठा दिखाया, फिर दोबारा पत्थर उठा लिया। पत्थर आखिर बेढंगा था। दांत और मसूड़े तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अलीशा के होंठ और नाक पहले ही फट चुके थे। नजारा इतना खूनी था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। तेज दर्द ने अलीशा को चीखने लायक भी नहीं छोड़ा था, सिर्फ सिसकियों की आवाजें आ रही थीं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू लगातार बह रहे थे। रॉकी भाई, अब सब नर्म हो गया है, क्या हम शुरू करें? गुंडे ने उत्साह से पूछा। हाँ, कर सकते हो, लेकिन इतना खून है, क्या तुम सच में कर पाओगे? इसमें क्या बड़ी बात है, बस इसे तरबूज तोड़ने जैसा समझ लेंगे।
गुंडे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वह तो थोड़ा खुशी लग रहा था। आधे घंटे बाद सारे गुंडे जमीन पर सुन्न बैठे थे, रॉकी भाई के अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस पल अलीशा की आंखें खाली थीं और वह बेजान पड़ी थी। बस आधे घंटे पहले वह महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। वह इस हालत में कैसे पहुंच गई? देवांश, ये सब देवांश की वजह से हुआ। अगर उसने उस समय रोहन को धोखा नहीं दिया होता तो रोहन के देवांश के साथ रिश्तों को देखते हुए वह भी अब अपने पति के जरिए रुतबा हासिल कर सकती थी, है ना? अगर समय 1 साल पीछे जा सकता तो मैं, अलीशा रॉय, रोहन को कभी धोखा नहीं देती। बस बात यह है कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। रॉकी ने अलीशा की ओर देखा, फिर नफरत से अपने आदमियों को आदेश दिया, कुछ नुकीले पत्थर ढूंढो और उसे पूरी तरह काट डालो, खासकर उसका चेहरा। उसे पूरी तरह खरोंच डालो। देखते हैं कि भविष्य में वह मर्दों को कैसे लुभाएगी। करते समय सावधान रहना, उसे मारना मत। काम हो जाने के बाद एक गाड़ी किराए पर लेना और उसे मुंबई के बड़े अस्पताल भेज देना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गुंडे तुरंत हरकत में आ गए और ठीक उसी वक्त 2 आकृतियां धीरे धीरे पास आईं। रॉकी ने आने वालों को पहचान लिया और तुरंत स्वागत के लिए गया, फिर अपने शाहकार का परिचय दिया। ये सुनकर रोहन ने नाक से कुड़ी, कोई ताज्जुब नहीं कि तुम लोग साथ रहते हो, तुम में से कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। रॉकी ने चापलूसी करते हुए सहमति जताई, फिर विनम्रता से गुरु देवांश से पूछा, महान गुरु देवांश, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने निर्देश दिया था, तो क्या अब मैं जी सकता हूँ? जी सकते हो, लेकिन तुमने मेरे भाई के दोनों पैर लगभग तोड़ ही दिए थे, जिससे उसका ठीक होना नामुमकिन हो जाता, इसलिए। देवांश के इतना बोलते ही एक विचार के साथ रॉकी और उसके गुंडों के घुटने तुरंत चकनाचूर हो गए और उनके हाथ टूट गए। तो तुम सबको भी इस तरह की जिंदगी का अनुभव करना होगा, आखिरकार यही तो तुम लोग असल में मेरे भाई पर थोपना चाहते थे, है ना? बोलने के बाद देवांश ने रोहन को लिया और जाने के लिए मुड़ गया। रास्ते में रोहन किसी सोच में डूबा था, कई बार बोलने की कोशिश की और अंत में खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, मैंने पहली बार जाना कि लोग अपनी जान बचाने के लिए उन साथियों के प्रति इतने क्रूर हो सकते हैं जिनसे वे कभी प्यार करते थे। आज सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। उसने सोचा कि देवांश जो दुनिया उसे दिखाना चाहता था वह यही थी, लेकिन उम्मीद के विपरीत देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, दुनिया देखने और नजरिया बदलने की बेइज्जती मत कर, ठीक है? ये कैसी आंखें खोलना है? ये तो बस रास्ते में तुझे अलीशा और रॉकी का अंजाम दिखाना था। इसके अलावा उन दोनों में सिर्फ जिस्मानी भूख थी, कोई प्यार नहीं। वे किस तरह के प्रेमी हैं? जिस जगह मैं तुझे अब ले जा रहा हूँ वहाँ तेरी आंखें सचमुच खुलेंगी। बोलने के बाद देवांश ने एक हाथ से रोहन को पकड़ा, फिर अपने पैर के अंगूठे के इशारे से वह रोहन के साथ बादलों के ऊपर पहाड़ की चोटी की ओर उड़ चला। अध्याय 163, केवल ताकत ही तुम्हारी असली दौलत है। एक पल में रोहन ने देखा कि उसके सामने का नज़ारा तेजी से बदल रहा है और कानों में हवा की सीटी लगातार बज रही है। इस सपने जैसे एहसास ने उसे पल भर के लिए हकीकत और सपने में फर्क करने लायक नहीं छोड़ा। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह देवांश की आकृति के पीछे पीछे पहाड़ों के बीच लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसे बादलों पर सवारी करने का भ्रम हो रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर हल्का हो गया हो और अब गुरुत्वाकर्षण की जकड़ में न हो। इस भ्रम का कारण ये था कि हर बार जब देवांश छलांग लगाता तो वह जमीन पर उतरने से पहले हवा में दर्जनों फीट तक ग्लाइड करता और उतरने के बाद बिना किसी स्पष्ट हरकत के उसका शरीर एक बार फिर ऊपर उछल जाता और यह सिलसिला चलता रहता। अगर भैरव सिंह का आसमान से उतरना चौंकाने वाला था तो देवांश की हवा में ऊपर नीचे होने की क्षमता ने रोहन को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। आखिरकार एक गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर था जबकि दूसरा उसे चुनौती दे रहा था। ताकत का फर्क साफ था। रोहन को इस बात पर भी ताज्जुब हुआ कि हर बार ऊपर उठते और नीचे गिरते समय उसे एक्सीलरेशन या वेटलेसनेस का कोई एहसास ही नहीं हुआ। ये लिफ्ट में चढ़ने जैसा था, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो निश्चित रूप से खिंचाव महसूस होता है और जब नीचे आती है तो पेट में गुदगुदी होती है। लेकिन इस पल छलांग और लैंडिंग के दौरान उसे ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, मानो उसका अपना शरीर बिना किसी बाहरी ताकत के ये कर सकता हो। यह उसे अविश्वसनीय लग रहा था। विशाल पर्वत शिखर बादलों को चीरता हुआ ऊपर उठ रहा था, लेकिन रोहन ने पाया कि बस कुछ ही सांसों में वे दोनों उन बादलों को पार कर चुके थे जिन्होंने चोटी को ढक रखा था और पलक झपकते ही वे पर्वत श्रृंखला के शिखर पर पहुंच चुके थे। जब तक वह होश में आया वे दोनों पूरे पहाड़ और अपने पैरों के नीचे के बादलों पर कदम रख चुके थे। चोटी से बहने वाली कड़ाके की ठंडी हवा और ऊपर से आती गुनगुनी धूप को महसूस करते हुए अपने सामने बदलते बादलों को और नीचे चींटियों जैसे दिख रहे अखाड़े को देखकर रोहन को शिखर पर खड़े होकर सब कुछ अपने कदमों में देखने वाला एक शाही एहसास हुआ। यही वह पल था जब रोहन को अचानक समझ आया कि देवांश उसे इस पहाड़ की चोटी पर क्यों लाया है।
हालांकि देवांश की मदद से उसने कल रॉकी साल्वी को अच्छी तरह पीटा था, कुछ पैसे कमाए थे और भविष्य के लिए कुछ आत्मविश्वास और उम्मीद हासिल की थी, लेकिन दुख का एक काला साया अभी भी उसके दिल पर छाया हुआ था। भले ही वह आज ये जानता था कि देवांश उत्तर महाराष्ट्र का एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया है, वह देवांश के लिए सचमुच खुश था, लेकिन ये दुख और साया उससे कम नहीं हुआ था। और इस दुख और साये का नाम था धोखा और दिल का टूटना। उसने कॉलेज के दौरान कभी प्यार नहीं किया था और ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दिया था, इसलिए उसने प्यार का अनुभव शायद ही कभी किया हो। अलीशा उसका पहला प्यार थी और उसने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि उस औरत को खुश करने के लिए लाखों का ऑनलाइन लोन भी ले लिया था जिसे वह पागलों की तरह प्यार करता था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा और बर्दाश्त करेगा तो अंततः अलीशा के साथ उसका रिश्ता सफल होगा, वे अपना छोटा सा परिवार बनाएंगे, एक बच्चा होगा और एक साधारण लेकिन स्थिर जीवन जिएंगे। लेकिन घटनाएं उसकी उम्मीदों से कहीं परे हो गईं। अलीशा ने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा था, उसे सिर्फ उसके पैसों में दिलचस्पी थी, वह उसे एटीएम मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। हालांकि अगर बात सिर्फ इतनी होती तो रोहन को लगा कि शायद कुछ समय बाद वह संभल जाता, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अलीशा उसे पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करेगी। उसने न केवल उसे फंसाया, उसे हरिहरेश्वर जैसे कानून विहीन इलाके में ले आई, बल्कि प्रांतीय बॉक्सिंग टीम से एक प्रेमी भी ढूंढ लिया जो खुद रॉकी साल्वी को उसके पैर तोड़ते हुए देखने आया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह पूरी जिंदगी कभी ठीक न हो सके, एक पूरा अपाहिज बन जाए और फिर अंतहीन अंधेरे और निराशा में अकेला मर जाए। ऐसी दुर्भावना ने रोहन को लगभग आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अगर देवांश परसों रात अचानक प्रकट नहीं हुआ होता तो उसके पैर रॉकी द्वारा अब तक तोड़े जा चुके होते। उसने बाद में इस बारे में ध्यान से सोचा, अगर ऐसा हुआ होता तो वह निश्चित रूप से जीना नहीं चाहता, बल्कि अपनी जान देने के लिए कोई सुनसान जगह ढूंढ लेता। जिस इंसान से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी से धोखा मिलना और फिर उनके द्वारा लगातार सताया जाना, ऐसा अनुभव किसी के लिए भी थोड़े समय में स्वीकार करना मुश्किल होगा। यही वजह थी कि अभी रॉकी को अलीशा को तड़पाते देख वह इतना भावुक हो गया था। ऐसा नहीं था कि वह बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहा था, यह इसलिए था क्योंकि उसने इसे अनुभव किया था और वह दर्द महसूस कर सकता था। लेकिन ये भी वही समय था जब उसकी भावनाओं की गांठ ढीली होने लगी थी, क्योंकि देवांश ने उसे दिखाया था कि कर्म का फल मिलता है, बुरे लोगों का अंत बुरा होता है। अब फिर से पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपने पैरों के नीचे पहाड़ों को देखते हुए, विशाल धरती को निहारते हुए, उसकी ढीली पड़ी हुई भावनाओं की गांठें सुमरते हुए शाही जोश से तुरंत चकनाचूर हो गई। यही वह समय था जब उसे एहसास हुआ कि देवांश की रास्ते में अलीशा का अंजाम देखने वाली बात महज रास्ते में नहीं थी, ये साफ तौर पर देवांश जानबूझकर उसे दिखाने ले गया था। आखिरकार पहाड़ पर चढ़ने के लिए देवांश की शक्तियों के साथ क्या उसे विशेष रूप से अलीशा की जगह से होकर जाने की जरूरत थी? वह बस डरा हुआ था कि रोहन बहुत गहराई से आहत है, चिंतित था कि वह जीने की इच्छा खो देगा और उसकी भावनाओं की गांठ खोलने में उसकी मदद करना चाहता था। देवांश, शुक्रिया यार, रोहन ने एक दुर्लभ गंभीर भाव के साथ कहा, अपने दिल की गहराई से। आखिरकार देवांश के आने से न केवल उसके पैर बचे बल्कि उसकी जान भी बची, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे फिर से उम्मीद मिली। ये सुनकर देवांश ने बस अपना हाथ लहराया, फिर हवा में इशारा किया। जो आसमान पहले साफ नीला था अचानक काले बादलों से घिर गया, बिजली चमकी और बादल गरजे। पूरा आसमान पलक झपकते ही काला हो गया। इससे पहले कि रोहन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, सोयाबीन के आकार की बारिश की बूंदें गिरने लगी, लेकिन उनके आसपास 2 मीटर के दायरे के बाहर। अपने नीचे की एकदम सूखी जमीन को देखते हुए, जबकि बाहर पानी नदियों की तरह बह रहा था, रोहन हक्का बक्का रह गया। मेरी यह छोटी सी तकनीकी कला कैसी है? देवांश ने हवा और बारिश के बीच जोर से पूछा। रोहन पूरी तरह सन्न रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि इसका वर्णन कैसे करे, और अंत में 2 शब्द निकाले, जबरदस्त भाई। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसने देखा कि देवांश ने फिर से अपना हाथ लहराया और घने काले बादल, मूसलाधार बारिश और भयानक बिजली तुरंत गायब हो गई, जैसे वे कभी थे ही नहीं। अगर 2 मीटर दूर गीली जमीन न होती तो रोहन को शक होता कि उसने अभी कोई सपना देखा है। हवा, बारिश, आंधी और बिजली, जब चाहे बुला लो और जब चाहे भगा दो। ऐसी दिव्य शक्ति कोई इंसान कैसे हासिल कर सकता है? देवांश, तू कोई नाग देवता तो नहीं है? रोहन की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। रोहन को फिर से मजाक करते देख देवांश जान गया कि उसके दिल का बोझ उतर गया है, इसलिए वह मुस्कुराया और समझाया, तुझे ये चीजें दिखाना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि तुझे ये समझाना है कि चाहे वह पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, सत्ता हो या पैसा हो, असीम ताकत के सामने वे उड़ते बादलों से ज्यादा कुछ नहीं है, हाथ के एक इशारे से बिखर जाते हैं। एक छोटी सी अलीशा तो दूर की बात है, इसलिए एक छोटी सी अलीशा धूल के समान है, तेरे निराश होने लायक नहीं। केवल तेरी अपनी ताकत ही एक मर्द का सबसे अच्छा गहना है, और यही तेरी जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए।
ये सुनकर रोहन की आंखें चमक उठी, मानो उसे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो। काफी देर बाद रोहन की आंखों में अचानक चमक आ गई और उसे अचानक सब समझ आ गया। बची खुची निराशा और उदासी इस पल पूरी तरह गायब हो गई। ये देखकर कि रोहन का नजरिया बदल गया है और अब वह दुनियादारी के मामलों से परेशान नहीं होगा, सिर से पैर तक आत्मविश्वास से भरा हुआ है, देवांश बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने कहा, चूंकि तेरा मन हल्का हो गया है, एक काम है जिसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। ये सुनकर रोहन ने इसे देवांश की पिछली बातों से जोड़ते हुए अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और पूछा, अबे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? क्या तुझे पता चला है कि तेरे दिन गिने चुने रह गए हैं, इसलिए तू अपनी सारी साधना मुझे देने की योजना बना रहा है, जैसे पुरानी फिल्मों में गुरु अपनी शक्तियां शिष्य को देता है? बता मुझे, तेरे दुश्मन कौन हैं? समय आने पर मैं जरूर तेरा बदला लूंगा। देवांश का चेहरा शिकन से भर गया और उसने नीचे तैरते बादलों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ बहुत ऊंचाई है। रोहन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्दी ही समझ गया, मुझे पता है। तू मुझे बताना चाहता है कि तेरे दुश्मन बहुत ऊंचे स्तर के हैं और बहुत मजबूत हैं, है ना? चिंता मत कर, जब तक मेरे पास तेरी शक्तियां हैं, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, मैं नहीं डरूंगा। तेरा भाई जरूर तेरा बदला लेगा। मेरा मतलब है, यहाँ बहुत ऊंचाई है, अगर मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंक दूं तो तू पक्का मर जाएगा, देवांश ने चिढ़कर कहा। रोहन काफी देर तक सन रहा, फिर बोला, चूंकि तेरे दिन पूरे नहीं हुए हैं तो तुझे मेरी क्या मदद चाहिए? यशवर्धन खन्ना, रिया कपूर, उनमें से कौन बड़ा नहीं है? क्या उनसे पूछना बेहतर नहीं होगा? सोलापुर का कोई नेता नहीं है, मैं चाहता हूं कि तू सोलापुर की कमान संभाले, देवांश ने सीधे कहा। यह सुनकर रोहन पूरी तरह सन रह गया। यह उसे पूरा सोलापुर देने के बराबर था, उसे वहां का स्थानीय राजा बनाने जैसा। फरहान कुरैशी के बारे में सोचते हुए और अब यशवर्धन और बाकी लोगों को देखते हुए उनमें से कौन रोबदार, भयानक और सम्मानित नहीं था? अब देवांश उसे सोलापुर संभालने के लिए कह रहा था, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी उन जैसा ताकतवर आदमी बन सकता है जिसे हजारों लोग पूछते हैं? रोहन ने कभी सपने में भी इतनी अच्छी चीज नहीं सोची थी। यहाँ तक कि जब उसे अखाड़े में पता चला कि देवांश उत्तर महाराष्ट्र को नियंत्रित करता है, तब भी उसने इस दिशा में नहीं सोचा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा? रोहन ने विनम्रता से मना किया, डरते हुए कि कहीं गड़बड़ करने से देवांश की योजनाओं में देरी ना हो जाए। हमने कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है, तेरे पास क्या काबिलियत है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आता था और टीचर भी तेरी तारीफ करते थे कि तू उनका पढ़ाया सबसे होनहार छात्र है। मुझे याद है तेरा ग्रेजुएशन थीसिस, दक्षिण भारत में व्यावसायिक समन्वय के 10 सुझाव, जिसने पूरी यूनिवर्सिटी में तहलका मचा दिया था, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह पेपर अभी भी दक्षिण भारत के इकोनॉमिक ब्यूरो की मेज पर है, जो उनकी योजना का मुख्य आधार बना हुआ है ना? अगर तू ग्रेजुएट होकर पैसे कमाने की जल्दबाजी में न होता, तेरी पिछली बड़ी कंपनी ने तुझे न चुना होता, और अगर तूने यूनिवर्सिटी में कुछ साल और पढ़ाई की होती, तो तू अब तक इकोनॉमिक ब्यूरो के थिंक टैंक का सदस्य होता। क्या तू पूरे दक्षिण भारत के दर्जनों राज्यों को व्यवस्थित तरीके से संभाल सकता है और अब एक छोटे से सोलापुर से डर रहा है? रोहन का पुराना चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने बार बार हाथ हिलाए। एक शेर अपनी पुरानी दहाड़ की शेखी नहीं बघारता। बिजनेस मैनेजमेंट के मुकाबले मुझे लड़ना ज्यादा पसंद है। क्या यह एकदम सही नहीं है? हालांकि फरहान कुरैशी मर चुका है, लेकिन सोलापुर में उसका प्रभाव बहुत गहरा है। सोलापुर को पूरी तरह काबू में करने के लिए बहुत से झगड़े होंगे, और क्या ये तेरे मतलब की बात नहीं है? कौन से झगड़े? फरहान की मौत की खबर जल्द ही सोलापुर में फैल जाएगी। तब कौन देवांश के नियुक्त प्रतिनिधि का अनादर करने की हिम्मत करेगा, जब तक कि वे जीना नहीं चाहते? क्या रिया और यशवर्धन को भेजना ज्यादा आसान और असरदार नहीं होगा? रोहन थोड़ा उलझन में था। घर की लक्ष्मी बाहर वालों को नहीं दी जाती। चाहे कुछ भी हो, वे फिर भी बाहरी हैं। उन्हें देने से बेहतर है तुझे देना, जिससे तसल्ली रहे। तसल्ली मेरी बला से। उसकी ताकत के साथ न तो रिया और न ही यशवर्धन उसके खिलाफ चाल चलने या साजिश करने की हिम्मत करेंगे। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा ताकि रोहन के मन से कोई बोझ हट जाए, ताकि उसे यह न लगे कि वह देवांश की मदद कर रहा है, बल्कि देवांश उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, चूंकि तूने, महान गुरु देवांश ने इतना कुछ कह दिया है, अगर मैं फिर मना करूं तो ये थोड़ा ज्यादा नखरा लगेगा। रोहन ने देवांश के कंधे को थपथपाया और आत्मविश्वास से कहा, एक छोटे से सोलापुर की तो बात ही छोड़, अगर तू मुझे पूरे भारत का इकोनॉमिक ब्यूरो भी दे दे तो मैं उसे तेरे लिए एकदम सही तरीके से चलाऊंगा। ये सुनकर देवांश ने विशाल पर्वत श्रृंखला की ओर देखा और मुस्कुराया। वह दिन भी आएगा और बहुत जल्द आएगा। एक बार जब वह जादुई पानी जारी कर देगा तो उसे विश्वास है कि इसे देश और यहाँ तक कि दुनिया भर में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक वह रोहन को, जिसने अपनी दुनिया देख ली है और स्वतंत्र रूप से कंपनी चलाने का अनुभव हासिल कर लिया है,
क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भेजेगा और फिर सिया को पूरी स्थिति की निगरानी करने, मलाई खाने के लिए आमंत्रित करने का मौका ढूंढेगा। बिल्कुल सही। बाद के मामलों को व्यवस्थित करने के बाद देवांश ने रोहन से पहले नीचे उतरने के लिए कहा, क्योंकि उसे अभी कुछ चीजों पर ध्यान देना था। रोहन ने नीचे की ओर जाती हुई खड़ी पहाड़ी को देखा, उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। तू चाहता है कि मैं खुद नीचे उतरूं? क्या तुझे यकीन है कि मैं अंधेरा होने से पहले नीचे पहुंच जाऊंगा? यह आसान है, तुझे उड़ने और आजादी के एहसास का अनुभव कराता हूं, देवांश ने कहा। फिर रोहन को पकड़ा और पहाड़ से नीचे फेंक दिया। आह देवांश, तू कमीने! रोहन की चीखें तुरंत घाटी में गूंज उठीं। रोहन की आवाज गायब होने के बाद देवांश ने इत्मीनान से अपना सिर घुमाया और 100 फीट दूर एक जगह की ओर देखा जो उसके पैरों के नीचे की जमीन की तरह सूखी थी, और तंज कसते हुए पूछा, तुम कब तक छिपने की योजना बना रही हो? अध्याय 164। महागुरुओं की दुनिया में सबसे बड़ा कौन? जलभेदी जो उंगली से नदी काट दे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वीरान पहाड़ी की चोटी पर मौत जैसा सन्नाटा था। कड़ाके की ठंडी हवा के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अभी भी सामने नहीं आओगी? देवांश ने हल्के से डांटा और उसकी आकृति अचानक अपनी जगह से गायब हो गई। जब वह दोबारा दिखा तो वह 100 फीट दूर उस सूखे टुकड़े के 2 फीट पीछे था। इस पल उसकी हरकत धीमी हो गई, मानो उसके सामने कोई चीज उसके बढ़ने में रुकावट डाल रही हो। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा हुआ था, शून्य लोक को मुट्ठी में भींचे हुए। टूट जा! एक चीख के साथ वह हवा में 10 फीट और आगे उड़ा और फिर देवांश रुक गया। उसके हाथ में, जो शून्य लोक को जकड़े हुए था, अब पतली हवा से एक अजीब आकार की लंबी तलवार प्रकट हो गई थी। लंबी तलवार के पीछे एक परिपक्व और आकर्षक महिला धीरे धीरे उभरी। उसने अनोखे कपड़े पहने थे, उसका चेहरा खूबसूरत था और वह पूरे शरीर पर चांदी के गहनों से लदी थी। उसका एक हाथ लंबी तलवार की म्यान के दूसरे छोर को पकड़े हुए था। जानबूझकर या अनजाने में उसने उसे देवांश के सामने ऊपर नीचे सरकाया, मानो वह देवांश की बेहिसाब ताकत का मुकाबला करने के लिए पकड़ने की सही जगह ढूंढ रही हो। हे। महिला के प्रकट होने के बाद उसने तुरंत एक दिलकश हंसी हंसी, जिससे उसके शरीर के चांदी के गहने खनक उठे। उनकी आवाज पहाड़ी की चोटी पर सुरीली गूंज पैदा कर रही थी। उसके हाव भाव से वह देवांश द्वारा पकड़े जाने से चिंतित नहीं लग रही थी, और हंसने के बाद उसने स्वेच्छा से लंबी तलवार छोड़ दी, स्पष्ट रूप से देवांश के प्रति सद्भावना दिखाते हुए, ये संकेत देते हुए कि उसके इरादे बुरे नहीं थे। लंबी तलवार लेने के बाद देवांश ने उसकी बारीकी से जांच की और महसूस किया कि यह एक नागा तलवार थी जिसका ब्लेड बेहद लंबा था। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका ब्लेड धान के पौधे की तरह पतला था। प्राचीन काल में नागा तलवारें शाही अंगरक्षकों द्वारा ले जाई जाती थीं। अपनी पूरी युद्ध क्षमता दिखाने के लिए इसे दोनों हाथों से पकड़ने की जरूरत होती थी। ये तथ्य कि यह महिला ऐसी तलवार का उपयोग करने की हिम्मत करती है, बताता है कि उसका तलवार कौशल कमजोर नहीं होना चाहिए। जब देवांश नागा तलवार का निरीक्षण कर रहा था, महिला भी उसे देख रही थी। अंत में, मैंने फिर भी तुम्हें कमा का। महिला ने देवांश के पीछे देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए, मैं सिर्फ 2 फीट पीछे हटी और तुम 100 फीट दूर से पास आ गए। ऐसी भयानक चाल के साथ क्या तुम इंसान भी हो? बोलने के बाद महिला ने देवांश को अपनी आंखें घुमाकर देखा। उसका मोहक भाव किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी था। हालांकि देवांश ने महिला के आकर्षण और सुंदरता को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और इसके बजाय ठंडेपन से पूछा, क्या तुम भैरव सिंह के साथ मिली हुई हो? तुम यहाँ छिपकर जासूसी क्यों कर रही थी? देवांश पहले बादलों से ढकी पहाड़ की चोटी की ओर इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे महसूस हुआ था कि कोई वहां से अखाड़े की जासूसी कर रहा है, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि पहाड़ की चोटी को कवर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि जासूस कौन है। यह महसूस करने जैसा था कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन यह न जानना कि वह व्यक्ति कौन है। हालांकि देवांश को एक बात का यकीन था, पहाड़ की चोटी पर जासूसी करने वाला व्यक्ति वे 2 लोग नहीं थे जिन्होंने पहले छोटी नाव से उसकी जासूसी की थी, वरना देवांश के स्वभाव को देखते हुए वह बहुत पहले ही एक तेज तीर में बदलकर सीधा बादलों में घुस गया होता। वह अभी भी दर्शकों के बीच बैठकर आराम से विस्तार से क्यों देख रहा होता? पहाड़ पर न चढ़ने का कारण ये देखना था कि क्या पहाड़ की चोटी पर मौजूद वह व्यक्ति तब नीचे उतरेगा जब वह भैरव सिंह से निपटेगा। लेकिन उसके भैरव सिंह को मारने के बाद भी वह व्यक्ति स्थिर रहा, बस पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर देखता रहा। अगर वह सिर्फ नज़ारों और अखाड़े का आनंद ले रही होती तो देवांश उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करता, लेकिन वह जानबूझकर रोहन के साथ अखाड़े से कुछ दूर चलकर आया और वह नज़र अभी भी टिकी हुई थी। इसलिए देवांश के पास ऊपर आकर स्पष्टीकरण मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भैरव सिंह की औकात क्या है? क्या वह मेरे साथ हाथ मिलाने के लायक भी है? महिला ने नाक से कुर्री अपनी छाती पर हाथ बांधे, जिससे उसका भरा पूरा बदन और उभर आया। उसे शायद वे थोड़े भारी लग रहे थे। उसने अपना सिर झुकाया और देवांश को एक दिलकश नजर दी।
ये देखकर कि वह आश्वस्त नहीं लग रहा था, उसने कहा, इसके अलावा अगर मैं उसके साथ मिली होती तो क्या मैं तुम्हें उसे मारने देती? या तुम्हारे उसे मारने के बाद क्या मुझे इतनी समझ नहीं होती कि जल्दी से भाग जाऊं? जहां तक मेरी जासूसी की बात है, वह तो और भी बेतुका है। मैं ऊंचे पर खड़ी हूं और दूर तक देख सकती हूं। चाहे वह अखाड़ा हो या हरिहरेश्वर कस्बा, जब तक मैं इसे देख सकती हूं, मैं खुलेआम देख रही हूं। इसे जासूसी कैसे कहा जा सकता है? बोलते समय महिला की आंखें रेशमी धागों जैसी थीं और उसका सुडौल शरीर एक धधकती आग की तरह था, जो किसी भी पुरुष को किसी भी पल राख कर सकता था। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि महिला पर डाली, ये जानते हुए कि वह जो कह रही है वह सच है। जहां तक इस बात की है कि वह उसे क्यों घूर रही थी, उसे बहुत सारे कारणों की जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसने एक ही वार में भैरव सिंह को हरा दिया था, जिससे ध्यान आकर्षित न करना मुश्किल था। यह महसूस करने के बाद कि महिला के इरादे बुरे नहीं हैं, देवांश का रवैया उसके प्रति पहले जैसा दुश्मन वाला नहीं रहा, लेकिन वह बर्फ की तरह ठंडा बना रहा। महिला के बोलने के बाद उसने थोड़ा मुंह बनाया, उसकी नाजुक बाहें सिकुड़ गईं जैसे उसने डांटा हो, ये तुम हो जिसने ऐसा किया। तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से एक अविश्वसनीय रूप से तेज चाल है, फिर भी जब तुम पहाड़ पर चढ़े तो जानबूझकर ऊपर नीचे हुए, जिससे मुझे लगा कि तुम गति में अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाए। महिला बनावटी गुस्से से भरी दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में उसमें आकर्षण टपक रहा था। कोई और व्यक्ति उसके नखरे भरे शब्द सुनकर शायद अपना नियंत्रण खो देता और खुद को दोषी महसूस करता। बदकिस्मती से देवांश उसके नखरों और आकर्षण से प्रभावित नहीं हुआ। उसकी आंखें साफ रहीं, जिसने महिला को बहुत हैरान कर दिया। लेकिन जिस बात ने उसे और भी हैरान किया वह ये थी कि देवांश की भयानक चाल उसकी चाल से भी तेज थी। हालांकि वह वास्तव में अभी कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में थी, लेकिन पलक झपकते ही 100 फीट की दूरी तय करना कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी शायद हासिल न कर पाती। अगर उसने शुरुआत से ही उस अद्भुत चाल का प्रदर्शन किया होता तो मैं निश्चित रूप से बिना एक पल सोचे मुड़कर भाग जाती। मैं अभी भी यहाँ उसके ऊपर आने का इंतजार क्यों कर रही होती? महिला को पछतावे की एक टीस महसूस हुई, फिर उसने मन ही मनाह भरी, इस दुनिया में सचमुच पहाड़ों के पार पहाड़ हैं और लोगों से बढ़कर लोग हैं। मुझे भविष्य में दोगुना सावधान रहना होगा, बेशक अगर कोई भविष्य हो तो। साफ तौर पर उसने पहले अपनी चाल पर अपने अपार आत्मविश्वास का भरोसा किया था, यही वजह थी कि वह खुलेआम वहां खड़े होने की हिम्मत कर पाए। उम्मीद के विपरीत उसका गणित गलत हो गया। साथ ही तुम स्पष्ट रूप से मेरी जगह ढूंढने के लिए बारिश के पानी का उपयोग करना चाहते थे, फिर भी तुमने जानबूझकर अपने भाई को दुनिया दिखाने का बहाना बनाया, जिससे मुझे विश्वास हो गया और मैंने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी, जिससे तुम्हें मेरा पता चल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इतने चालाक होगे। महिला ने ठंडी सांस ली, देवांश को एक दिलकश नजर दी। उसकी आंखें आकर्षण से भरी थीं, एक जोरदार दृश्य प्रभाव दे रही थीं। हालांकि देवांश पूरी तरह से अविचलित था। उसे परवाह नहीं थी कि महिला ने उसकी छोटी सी चाल को देख लिया है, और वह उसे यह समझाने के लिए बहुत आलसी था कि उसका मुख्य लक्ष्य रोहन को दुनिया दिखाना था और उसका पता लगाना सिर्फ एक दूसरी बात थी। इसलिए देवांश ने ठंडेपन से पूछा, तो तुम असल में हो कौन? ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम अभी बहुत बड़े खतरे में हो। महिला ने देवांश की ओर देखा, शायद डरते हुए कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने जोड़ा, तुम्हें भैरव सिंह को नहीं मारना चाहिए था, कम से कम अभी तो नहीं। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय महिला को ठंडेपन से देखा, उसके जारी रखने का इंतजार किया। क्या तुम जानते हो कि भैरव सिंह का उस्ताद कौन है? महिला ने पूछा। ये देखकर कि देवांश का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है, उसे खुद ही समझाना पड़ा, महागुरु जलभेदी। देवांश को अभी भी अविचलित देखकर महिला थोड़ी हैरान हुई और जल्दी से पूछा, क्या तुम जलभेदी का नाम नहीं जानते? बस एक महागुरु, क्या वह मेरे जानने लायक है? देवांश ने उदासीनता से पूछा, जिससे महिला की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। मैं जानती हूँ कि तुम भी एक सिद्ध महागुरु हो, लेकिन महागुरुओं में भी फर्क होता है। क्या तुमने नहीं सुना, महागुरुओं की दुनिया में सबसे बड़ा कौन? वह जो एक उंगली से नदी काट दे, जलभेदी। हाँ, बड़ी बड़ी बातें, देवांश ने ठंडेपन से जवाब दिया। ये देखकर कि देवांश थोड़ा तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, महिला ने तुरंत बाहें सिकुड़ी और कहा, यह खिताब उसने खुद को नहीं दिया, बल्कि रणभूमि में उसके साथियों ने दिया है। जहां तक ये सच है या झूठ, तुम उसके 2 शिष्यों की साधना से बता सकते हो। देवांश ने यह बात मान ली। आखिरकार उसके 2 शिष्य भीमा और भैरव सिंह दोनों केवल 30 साल के आसपास थे, लेकिन उनकी साधना पहले ही पूर्ण अंतर शक्ति तक पहुंच चुकी थी, परम महागुरु बनने से बस एक कदम दूर। ऐसी साधना अगर पूरे महाराष्ट्र में भी देखी जाए, या यहाँ तक कि पूरे दक्षिण में, तो एक बेहद विस्फोटक अस्तित्व होगी। लगभग कोई भी उनकी धार का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा।
अगर उनका सामना उससे एक साधक से न हुआ होता तो ये साफ था कि वे अजय अस्तित्व होते जो विभिन्न जिलों और कस्बों को रौंद डालते। ऐसे एक शिष्य को पढ़ाना फिर भी एक संयोग हो सकता है, क्योंकि भैरव सिंह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो सकता था, लेकिन ऐसे दो शिष्यों को पढ़ाना ये बिल्कुल अलग बात है। कम से कम इस जलभेदी के पास कुछ असली हुनर तो था। लेकिन भले ही जलभेदी सचमुच महागुरुओं का शिखर हो, देवांश रत्ती भर भी नहीं डरता था। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वह लड़ना चाहता है तो उसे आने दो, देवांश ने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ये देखकर कि देवांश बनावटी शांति नहीं दिखा रहा था, महिला और भी हैरान हुई। उसकी आंखें पहले की तुलना में कुछ और स्पष्ट भावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए थीं। लेकिन बहुत जल्दी उसने भावनाओं के इस वास्तविक प्रदर्शन को दूर कर दिया और इसके बजाय उस मोहक आकर्षण को प्रदर्शित किया, मन ही मन आह भरते हुए, कितने दुख की बात है कि वह मरने वाला है, वरना वह एक अच्छा आदमी होता। जैसे ही महिला मन ही मन आह भर रही थी, देवांश ने जबरदस्ती बातचीत को पटरी पर लाया। तो तुम्हारी धमकी खत्म हो गई। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो? मुझे तलवार वापस दो और मैं तुम्हें बताऊंगी। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका भरा पूरा शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। देवांश को उसके चाल चलने की चिंता नहीं थी, इसलिए उसने लंबी तलवार सौंप दी। हालांकि महिला द्वारा लंबी तलवार पकड़ने के बाद देवांश ने तुरंत नहीं छोड़ा, बल्कि फिर से पूछा, तुम कौन हो? जानना चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगी। ये कहने के बाद महिला ने एक दिलकश हंसी हंसी। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं। उसकी किसी भी दिखाई देने वाली हरकत के बिना उसके सामने खड़ा देवांश अचानक ख्यालों में खो गया, ठीक वैसे ही जैसे हरिहरेश्वर इलाके में प्रवेश करते समय हुआ था। इसके कारण उसका हाथ, जो लंबी तलवार को जकड़े हुए था, अनजाने में ढीला पड़ गया। जब इंसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नीचे पूरी दुनिया को देखता है, तब पहली बार समझ आता है कि पैसा, सत्ता, रिश्ते और धोखे कितने छोटे होते हैं। जिस ताकत से बादल बुलाए जाए, बारिश रोकी जाए और इंसानों की किस्मत मोड़ी जाए, वही असली दौलत होती है। यह बदले की कहानी नहीं रही, यह जागने की शुरुआत है। और जो इस दुनिया को देख चुका है, वो फिर कभी छोटा नहीं सोच सकता।